दिल जो है ना वो अगर मैं दे दूं तो मुझे ये सब समझ में आ जाएगी, ये मैम ये रिएक्शन तेज होगा कम होगा, मैम क्या डालने से रिएक्शन तेज हो जाएगा, क्या करने से रिएक्शन कम हो जाएगा। तो ये सारी कहानी, एक रिएक्शन की स्पीड की कहानी जो है वो आप पढ़ते हो किस चैप्टर में, दैट इज chemical kinetics, right? So life में you should have limits, life में you should have boundaries and life में you should have balance. So balance is very important. Beat your studies, beat your life. तो आप अगर बैलेंस्ड होकर हर काम करोगे ना तो आपकी लाइफ का हर काम सही समय पे सही इंटेंट के साथ हो रहा होगा। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUET Pada 247। मैं हूं आयुषी मैम और ऑलरेडी हमने आप लोगों के 2 चैप्टर्स जो हैं वो फुल ऑन कंप्लीट कर लिए और आई होप आप लोगों ने उसके वन शॉट्स देख लिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी प्लेलिस्ट डली होगी, जरूर उसको आपको चेकआउट करना है, क्योंकि अगर आपने वो वन शॉट देख लिया ना तो आपको चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाता है, चाहे वो CUET की बात करूं मैं या वो क्लास 12 की बात करूं, राइट। सो आई थिंक बहुत ही शानदार तरीके से हम इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सही समय पे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम ऑलरेडी एक कदम आगे हैं बाकी बच्चों से। आप लोग जो भी बच्चे आपने मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट लेवल पे लेके जा रहा है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक और नए चैप्टर की, और वो नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। बहुत बच्चों को यार इस चैप्टर में भी दिक्कत होती है, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत सिंपल और बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। देखो डिपेंड करता है कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप अपने चैप्टर को कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करके चलते हो तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, और दिक्कत नहीं होगी तो वो चैप्टर आपका फेवरेट ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं, करेंगे उनको और बहुत ही प्यार से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अगर आप पूरे फोकस के साथ मुझे अगले 1 घंटे के आसपास सुनते हो तो आप लोगों को ये चैप्टर एकदम टिप्स से होने वाला है, और आपके जो हर एक क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आने वाले हैं 110% कवर अप होने वाले हैं। तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, कंसेप्ट भी सीखेंगे, और सब कुछ रहेगा केवल कुछ घंटे और बहुत बढ़िया प्रोडक्टिविटी के साथ आप लोगों को मिलेंगे कुछ बहुत ही शानदार नंबर फिक्स, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दिस इज द वन शॉट फॉर केमिकल काइनेटिक्स दैट इज फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12 एंड CUET। सभी बच्चे यहाँ पे कर देंगे वीडियो को एक बार लाइक और शेयर, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो कंटेंट आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है उसको आप लोग रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहद बेहद ये इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इतना परफेक्ट है कि अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री की बात। केमिकल काइनेटिक्स को शुरू करने जा रहे हैं, और अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो आप लोग क्या समझते हैं केमिकल काइनेटिक्स से। देखिए अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, अगर मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। हर एक केमिकल रिएक्शन 3 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहला यार उसकी फिजिबिलिटी। देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि फिजिबिलिटी का मतलब यार मैम ये रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा। देखो अगर कोई चीज हो ही नहीं रही तो उसके बारे में कुछ रिसर्च करना पढ़ना कोई फायदा ही नहीं है। तो हम पहले बात करते हैं रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और ये आप पढ़ते हो क्लास 11th में कौन से चैप्टर में, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, जहां आप पढ़ते हो गिब्स फ्री एनर्जी की कहानी, जहां पे आप पढ़ते हो कि अगर डेल्टा जी मैम नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और स्पॉन्टेनियस होगा तो रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर मुझे पता चल गया रिएक्शन होगा तो फिर हम बात करेंगे रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, मतलब कितनी देर तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, कितना हो रहा है, पूरा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सब कहानी जो है ये सेकंड चीज है जो हम एक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और वो कहां पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 2 चैप्टर्स जो हैं ये आपके क्लास 11th के हैं, आप 11th में पढ़ के आए हो, लेकिन अब बच्चे बोलेंगे मैम अगर मेरे को ये 2 चैप्टर नहीं आते तो फिर क्या करें। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर जो आपको पढ़ना है वो है 3rd पार्ट, क्योंकि देखो CUET का एक बेनिफिट यही है कि 11th का बहुत सारा सेक्शन आपको नहीं करने की जरूरत है। जो जरूरत है वो हम साथ में करेंगे, लेकिन जो आपके लिए जरूरी नहीं है उसको आप एक बार के लिए स्किप कर सकते हो 12th और CUET के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहां पे पढ़ना स्पीड, रिएक्शन की स्पीड क्या है, और ये आपको जो बताता है वो है आज का चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। क्लियर है भाई? मुद्दा समझ में आया? पढ़ना क्या है, रिएक्शन की स्पीड को पढ़ना है। अब रिएक्शन की स्पीड स्लो है, फास्ट है, मॉडरेट है, क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, क्या हो रहा है स्पीड में। आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी की कभी कभी हम बहुत ही हार्ड कोर होता है ना, कार लवर्स है, ठीक है, हमारी गाड़ी में हल्का सा भी कुछ हो जाता है हमें पता चल जाता है यार इसका ना कुछ ऑयल में दिक्कत आ रही है। हालांकि मतलब जिसको गाड़ियों के बारे में नहीं पता उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जिसको पसंद है वो उसको एक छोटी सी चीज भी पता चल जाती है। यानी कि केमिकल रिएक्शन को अगर मैं वो अपना
मेरा जो दिल जो है ना वो अगर मैं दे दूं तो मुझे ये सब समझ में आ जाएगी ये मैम ये रिएक्शन तेज होगा कम होगा, मैम क्या डालने से रिएक्शन तेज हो जाएगा, क्या करने से रिएक्शन कम हो जाएगा। तो ये सारी कहानी एक रिएक्शन की स्पीड की कहानी जो है वो आप पढ़ते हो किस चैप्टर में, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, राइट। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो जैसे कि मैंने गाड़ी का नाम लिया, गाड़ी हमारी आ चुकी है, सो दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब स्पीड, और स्पीड का मतलब आप लोग को पता है दैट इज यहाँ पे मूवमेंट की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करें तो रिएक्शन की मूवमेंट कैसे है, किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, वो आप पढ़ते हैं कहां पे, इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है भाई, क्लियर है। सो इट इज अ ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड देयर मैकेनिज्म। यहाँ पे हम पढ़ते हैं रिएक्शन की स्पीड कैसी है, उसका रेट कैसा है, वो हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी कहानी हम कहाँ पढ़ते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। एक छोटा सा क्वेश्चन और फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर को। सबसे पहला मतलब ये तो आई थिंक अभी हमने पढ़ा ही है, तो केमिकल काइनेटिक्स किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब किस बारे में बात करते हैं हम, स्पॉन्टेनियस नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स बताता है, रेट, एक्सटेंट, नन ऑफ दीज। आई थिंक एवरीवन नोज द आंसर, दैट इज रेट। रेट की बात करते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। आओ चलो तो थोड़ा थोड़ा शुरू करते हैं चैप्टर को। पहली बात रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन कैसा हो सकता है, ठीक है, रिएक्शन कैसा हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है बहुत तेज हो सकता है, बहुत स्लो, मतलब स्लो भी हो सकता है, या फिर नॉर्मल स्पीड में हो रहा है। ठीक है, मतलब स्पीड के बेसिस पे आप रिएक्शन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो। ठीक है, अभी एग्जांपल दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरी फास्ट रिएक्शन की बात करूं, मतलब ऐसा तुमने आंख झपकी नहीं, तुम्हारा वो रिएक्शन हो गया, मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलता, माइक्रो सेकंड्स में रिएक्शन अगर हो तो उसको क्या बोलते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसमें जनरली आपके क्या होते हैं, जितने भी आयनिक रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन है, आपने एसिड में बेस डाला तुरंत से वो वहां पे न्यूट्रलाइज हो गया, आपको एक फिज का स्मेल आएगा, या आपको कुछ नया बनता हुआ दिखेगा, कोई गैस आती हुई दिखेगी, आपने कुछ जलाया वो तुरंत जल गया, आपने कुछ मतलब अगर मैं बोलूं एक क्या कहते हैं AgCl जो आपका बनता है, राइट, कोई भी प्रेसिपिटेट बनता है तो अगर प्रेसिपिटेट बनेगा तुरंत बन जाएगा, तो जो तुरंत होता है वो क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, प्रेसिपिटेशन ऑफ जो मैंने बोला AgCl दैट इज सिल्वर क्लोराइड, जब आप क्या मिक्स करोगे, NaCl और सिल्वर नाइट्रेट दोनों को मिक्स करोगे तुरंत AgCl बन जाता है, तुरंत। ठीक है, AgNO3 NaCl आपको मिल जाएगा AgCl तुरंत, तो दिस इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, पलक झपकते ही होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बहुत स्लो रिएक्शन, मतलब बहुत ही स्लो है भाई, बहुत ही स्लो है, जिसमें दिन लग जाए, क्या पता साल लग जाए। एग्जांपल दो यार, देखो जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली सोच के बोलूं, आपके जो फॉसिल फ्यूल्स वाला केस होता है, फॉसिल फ्यूल्स जो आपके बनते हैं, पेट्रोलियम जो बनता है वो कितने सालों में बनता है, इट्स अ वेरी 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 स्लो रिएक्शन। इसके अलावा रस्टिंग हो सकता है यार, देखो अब तुरंत तो जंग नहीं लगता ना, जो आप नया आयरन लेकर आते हो तुरंत थोड़ा ना होता है, वो धीमे धीमे करके आपका रस्टिंग होता है, तो मतलब ये काइंड ऑफ क्या है, आपके बहुत स्लो, काफी स्लो रिएक्शन है। ठीक है, जो फॉर्मेशन ऑफ रस्ट है दैट इज अगेन अ वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन में आएगा। अब बात करते हैं मॉडरेट की, जिनकी स्पीड ना बहुत तेज है ना बहुत कम है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडरेट रिएक्शन, जिनकी स्पीड ना तो बहुत तेज है ना बहुत कम है, उनको क्या बोलेंगे, मॉडरेट रिएक्शन। और एग्जाम्पल अब इसके बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी आप ले लो, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोपेरोक्साइड H2O2 को जब आप डिकम्पोज करते हो तो आपको पानी और ऑक्सीजन मिलता है, इट्स अ मॉडरेट रिएक्शन, नॉर्मल स्पीड में होता है। ठीक है, केन शुगर से आप जब इन्वर्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, अगेन ब्रेक डाउन ऑफ सुक्रोज, ये भी मतलब आपके बॉडी में होता है ना, सुक्रोज आप इंटेक करते हो, ग्लूकोज मिलता है बॉडी में, ब्रेक डाउन होकर तो ग्लूकोज फ्रक्टोज, अगेन दिस इज अ स्लो मतलब मॉडरेट रिएक्शन। नाइट्रोजन परऑक्साइड समझो, उसको भी डिकम्पोज करोगे, ये याद नहीं करना है, ये बस समझना है। तो इस चैप्टर में इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो आप पढ़ेंगे वो मॉडरेट रिएक्शंस को पढ़ेंगे। यार देखो, एक होता है ना कि जब हम एक एज अ स्टूडेंट में बात करती हूँ, चलो एज अ स्टूडेंट एक बच्चा है ना जो जिसका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन वो इतना रेस्टलेस है ना कि वो इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि वो बैठ ही नहीं पाता कहीं पे। एक बच्चा बहुत स्लो है, बहुत स्लो, उसको मतलब हम कह रहे हैं बेटा पढ़ लो, पर उनको सुनना ही नहीं है। और एक बच्चा है कि वो एक्टिव है, वो पढ़ता है, मैम की बात सुनता है, टीचर्स की बात सुनता है, पेरेंट्स की बात सुनता है, उसको सुन के अपने दिमाग में डालता है, फिर उस पर मेहनत करता है। तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी कभी कभी चीजों में पीछे रह जाते हैं, और बहुत स्लो बच्चे भी कभी कभी बहुत पीछे रह जाता है। स्लो बच्चे क्योंकि वो काम नहीं कर रहे, बहुत फास्ट बच्चे क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं कर रहे, इंटेलिजेंस से उनको लगता है कि सब काम होता है। तो दोनों ही केस में हमारा डिसबैलेंसिंग है, राइट। तो हमारे को लाइफ में भी बैलेंस चाहिए और हमें रिएक्शन में भी बैलेंस चाहिए। तो बहुत तेज रिएक्शन को भी नहीं पढ़ूंगी मैं, यार ये तो बहुत ही तेज है, बहुत स्लो को भी नहीं पढ़ूंगी। तो इस ब्रांच में जो हम पढ़ते हैं वो कौन से पढ़ते हैं, मॉडरेट स्पीड के रिएक्शंस। क्या पढ़ते हैं, मॉडरेट स्पीड के रिएक्शन। आई थिंक इट्स क्लियर विद यू एंड आई होप आप सभी लोग वो कैटेगरी आपकी लाइफ में बैलेंस आप रखोगे, क्योंकि हर चीज ना
अप्रोप्रिएट प्रपोर्शन में ही अच्छी होती है। अगर मैं सोचूं कि मतलब बहुत अच्छा, मतलब लिमिट्स होनी चाहिए लाइफ में। इफ यू थिंक कि बिना लिमिट के काम होगा तो कभी नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छा काम भी अगर आप बहुत बिना लिमिट के करो, आप ना सोचो उसके कॉन्सिक्वेंस, तो कहीं ना कहीं वो भी हार्मफुल है। और अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो हार्मफुल है, राइट। सो लाइफ में यू शुड हैव लिमिट्स, लाइफ में यू शुड हैव बाउंड्रीज, एंड लाइफ में यू शुड हैव बैलेंस। सो बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीट योर स्टडीज, बीट योर लाइफ। तो आप अगर बैलेंस्ड होकर हर काम करोगे ना, तो आपकी लाइफ का हर काम सही समय पे सही इंटेंट के साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सब बातें तो ध्यान रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो बात कर लेते हैं रेट की, रिएक्शन की स्पीड की, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शन की स्पीड की बात करूं, फॉर एग्जांपल R इज योर रिएक्टेंट एंड P इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। गाड़ी, अब मैं गाड़ी इसलिए सोचती हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को गाड़ी बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये इसका फाइनल पॉइंट था, ठीक है, आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना। तो स्पीड अगर मैं गाड़ी की स्पीड की बात करूं, तो आप स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? दैट इज चेंज इन पोजीशन, मतलब कितना इसने डिस्टेंस कवर करा और कितने टाइम में करा, कितना इसने डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में किया, उसको क्या बोलते हो? स्पीड, ठीक है। ये मैथ्स की बात है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, तो मेरे पास रिएक्टेंट है, ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इसी को मैं लिख सकती हूं कि यार आपने कितनी कंसेंट्रेशन चेंज करी, क्योंकि आप क्या चेंज हो रहा है? रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, मतलब कि इसकी कितनी कंसेंट्रेशन कम हुई या इसकी कितनी कंसेंट्रेशन बनी। क्योंकि आप रिएक्टेंट को तो ऑब्वियसली कंसेंट्रेशन की टर्म में ही देखोगे ना, क्योंकि यार वो तो एक लिक्विड है या वो एक क्वांटिटी है जिसकी कंसेंट्रेशन है। तो कितना कंसेंट्रेशन चेंज कितने टाइम में आया, उसी को क्या बोलते हैं? रिएक्शन का रेट। उसको क्या बोलेंगे? रिएक्शन का रेट। सो डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि मैम रिएक्टेंट की बात करो, नहीं, आप रिएक्टेंट की टर्म में भी रेट को बोल सकते हो, आप प्रोडक्ट की टर्म में भी बोल सकते हो। अब रिएक्टेंट घटे जा रहा है, घटे जा रहा है, प्रोडक्ट बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं, तो इसकी कंसेंट्रेशन घटे जा रही है, इसकी कंसेंट्रेशन बढ़े जा रही है। तो इसकी कितनी घटी, इसकी कितनी बढ़ी, दोनों ही बात रेट ऑफ रिएक्शन को बता रही होंगी। तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना मैम रिएक्टेंट की टर्म में ही बताओगे या प्रोडक्ट की टर्म में, दोनों की टर्म में बता सकते हो, ठीक है। आओ, ओके, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट गायब हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ? रिएक्टेंट इज कम हो रहा है ना भाई। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्टेंट था, वही तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कम हो रहा है, तो डिसअपेयर हो रहा है। तो मैं रिएक्टेंट का क्या बोलूंगी? इट इज द रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ डिसअपेयरेंस ऑफ रिएक्टेंट को क्या बोल सकते हो? दैट इज डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि कंसेंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है अपॉन टाइम टेकन, कितनी देर में हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये पहले कितना था? 10 मोलर था, अब ये 8 मोलर हो गया 2 मिनट के अंदर। तो कितना डिक्रीज हुआ? 10 - 8, 2 का डिक्रीज आया, और 2 अपॉन जो भी आपने टाइम लिया, ठीक है। दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट था R1 T1 टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो T2 टाइम पे वो R2 हो गया। अब पर ये बताओ, R1 से R2 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि R2 इज अ स्मॉलर वैल्यू, R1 इज अ बिगर वैल्यू, ठीक है। मतलब ये 10 था अब 8 हो गया, ये 10 था अब ये 7 हो गया, ये 8 था अब ये 6 हो गया। तो ये तो घट ही रहा है ना, राइट। दिस इज अ बिगर वैल्यू, दिस इज अ स्मॉलर वैल्यू, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? टाइम में चेंज T2 - T1, T2 - T1 इज अ चेंज इन टाइम। रिएक्टेंट में चेंज R2 - R1, ठीक है, R2 - R1। फाइनल माइनस इनिशियल इज योर चेंज, राइट। तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ? इट इज चेंज इन कंसेंट्रेशन इज डेल्टा R, change in time is delta T. That is R2 - R1 upon T2 - T1 is your rate of reaction in the terms of reactant. अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे माइनस का सिंबल आता है। जब भी मैं रिएक्टेंट की रेट की बात करती हूँ तो मैं उसके आगे माइनस का सिंबल लगाती हूँ। यार ये क्यों करते हैं मैम? why are we doing this? तो मैंने आपको अभी एक बात बताई, ठीक है, मैंने भी आपको एक बात बताई कि यार R2 और R1 में बड़ा क्या है? R1 है ना, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू बड़ी थी, ठीक है। तो अगर मैं R2 - R1 कर रही हूं, मतलब अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल ये वैल्यू बड़ी है, मतलब कि ये -7 और ये 5, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव, राइट। R2 - R1 हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। मतलब कि ये जो वैल्यू है ये हमेशा एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसीलिए इसके आगे माइनस का सिंबल लगाते हैं ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए और ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू।
ठीक है, तो याद रखना जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी तो मैं यहाँ पे क्या लगाती हूँ, माइनस का सिंबल आपका लगा देती हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक सेकेंड रुको, ऑल राइट, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा, हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इट इज इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। कितना, फॉर एग्जाम्पल T1 पे प्रोडक्ट P1 था, T2 पे प्रोडक्ट P2 है, तो P2 इज इंक्रीज, मतलब P2 आपकी बड़ी वैल्यू है, कुछ प्रोडक्ट बना, पहले यहाँ पे 1 मोल बना, अब यहाँ पे 3 मोल बना, पहले यहाँ पे 2 मोल बना, अब यहाँ पे 5 मोल बना, तो प्रोडक्ट तो बढ़ ही रहा है। तो P2 माइनस P1 पॉजिटिव ही होगा, 5 में से 1 माइनस करो, 5 में से 2 माइनस करो, 10 में से 8 माइनस करो, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डेल्टा T इज T2 माइनस T1, डेल्टा P इज P2 माइनस P1, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो दैट इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, बट इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो प्रोडक्ट के रेट पे आप हमेशा पॉजिटिव सिंबल लगाओगे और रिएक्टेंट के रेट पे आप हमेशा नेगेटिव सिंबल लगाओगे। नेगेटिव सिंबल क्या बताता है, नेगेटिव सिंबल ये बताता है कि रिएक्टेंट का रेट हमेशा डिक्रीज करता है टाइम के साथ। ठीक है, रिएक्टेंट का रेट हमेशा क्या करता है, रिएक्टेंट का रेट नहीं बल्कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज करती है टाइम के साथ। देखो अगर मैं ग्राफ देखूं, रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ, टाइम के साथ रिएक्टेंट घट रहा है, रिएक्टेंट हमेशा घट रहा है, घटता चला जा रहा है टाइम के साथ। ठीक है, आपके लिए ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से आते हैं, ग्राफ से, तो ग्राफ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज करती है टाइम के साथ, रिएक्टेंट डिक्रीज, देखो 0 से बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू से घटता चले जा रहा है। ठीक है, अगर मैं दोनों के ग्राफ को कंबाइन कर दूं, अगर मैं दोनों के ग्राफ को कंबाइन कर दूं तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा जहां पे रेड लाइन आपके रिएक्टेंट को शो करेगी और ब्लू लाइन आपके प्रोडक्ट को शो करेगी। तो अगर आपको कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के लिए तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, प्रोडक्ट घटेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं पर्टिकुलर रेट की बात करूं, टाइम के साथ रेट पे क्या असर होगा, टाइम के साथ रेट, अरे यार एक बात बताओ, रेट कब तक चलेगा, रिएक्शन कब तक चलेगा, जब तक मेरे पास रिएक्टेंट रहेगा। अगर रिएक्टेंट घट रहा है टाइम के साथ, अगर रिएक्टेंट घट रहा है तो भाई रेट भी तो घटेगा ही ना। एक पॉइंट पे मेरे पास 10 मोल थे, 8 मोल थे, 7 मोल थे, 6 मोल थे, 5 मोल थे, 4 मोल थे, अब खत्म ही होने वाले हैं। अब रिएक्टेंट ही नहीं बचा तो रेट आपका कैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे रेट रिएक्टेंट घटता जाएगा आपका रेट भी घटता चला जाएगा। तो कैसा ग्राफ बनेगा, रेट वर्सेस टाइम का डिक्रीजिंग, अप्रोक्सीमेटली सेम सा है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम सा है, रिएक्टेंट और रेट का ग्राफ आपका सेम सा बनेगा। सो आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है आप लोग के, तो हर एक ग्राफ को आपको ध्यान रखना है। और क्यों मैंने बोला, जैसे कि लिखा है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रोडक्ट तो बन रहा है, प्रोडक्ट तो बढ़ रहा है, रेट का किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। किसके ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर। क्लियर है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात कर लेते हैं। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या रहेगी, अब देखो रेट क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल, देखो पहले मैं आपको यहाँ पे देखो, कंसंट्रेशन की जनरल यूनिट मोल लीटर इनवर्स, टाइम की यूनिट सेकेंड, जनरल यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, राइट तो कई भी कुछ भी हो सकती है। मैं मोल पर लीटर को मोलारिटी भी लिख सकती हूँ, तो कैपिटल एम सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि मिनट यूनिट भी आपकी किसकी है, उसकी। लीटर को आप डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, तो मोल डेसीमीटर की पावर -3 और मिनट इनवर्स, तो सारी यूनिट किसकी है, रेट ऑफ रिएक्शन की। अगर मैंने रिएक्शन में गैसेस ले ली, वो लिक्विड्स लिया था मैंने, अगर मैंने रिएक्शन में गैसेस ले ली तो गैसेस की कंसंट्रेशन को कैसे शो करते हैं, प्रेशर से। कैसे शो करते हैं, प्रेशर से। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। क्या हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। अब प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती है, जनरल हम क्या यूज करते हैं, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटीएम हो जाएगा, या फिर आप बार भी बोल सकते हो, बार भी यूज कर लेता है, बार सेकेंड इनवर्स, एटीएम सेकेंड इनवर्स, बट हम लोग जो एसआई यूनिट की बात करते हैं तो हम एटीएम लेते हैं, तो एटीएम सेकेंड इनवर्स। अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड है तो आपके पास मोलारिटी वाली यूनिट रहेगी, अगर गैस है तो आपके पास प्रेशर की यूनिट रहेगी, अगर सॉलिड है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम शो नहीं करते, तो सॉलिड के लिए आप इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो लिक्विड सॉलिड गैस तीन ही केसेस हो सकते हैं। लिक्विड के लिए आपने देख लिया कंसंट्रेशन लिखनी है, और अगर आपके पास गैस है तो गैस के लिए आपको क्या लिखना है, गैस के लिए आपको लिखना है प्रेशर। क्लियर है, राइट एवरीवन। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर देंगे आप लोग। देखो
पूरा फोकस रखना है। ये नहीं कि मैम अगर बस बोल रही हैं तो बस हम सुन रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको अपना 100% देना पड़ेगा। अगर आप अपना 100% नहीं दोगे तो देखो आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो। देखो हर बंदा ना लाइफ में अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। ये नहीं कि यार मेरा नहीं हुआ ना तो उसने ये नहीं किया होगा, यार उन्होंने नहीं बताया, या मेरे किसी घर वाले ने गाइड नहीं करा। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, फॉर योर फ्यूचर्स। अगर आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो तो आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। ये बात अपनी जिंदगी में ना अभी से ही डाल के रखो। ये अभी आप छोटे हो, अब धीमे अब आप छोटे नहीं हो, वैसे अब आप बड़े हो चुके हो, आपके पास पूरी समझदारी है। आपको पता है कि, वही मैं बोलती हूँ, आपको पता है कि आपका इंस्टाग्राम में क्या डालना है, आपको पता है कि कौन सी मूवी अच्छी है, कौन सी वेब सीरीज अच्छी है, कौन सी रील देखनी चाहिए, सब पता है आपको, कौन सा गेम खेलना चाहिए, सब पता है। अगर ये सब पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या फोकस करना है, एवरीथिंग यू नो। आपको ज्ञान देने की किसी को भी जरूरत नहीं है। इवेंचुअली आप अगर रिस्पॉन्सिबल हो तो आपको पता है कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या इंपॉर्टेंट है और आप लोग को उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ध्यान रखो, सवाल का जवाब दो। चलो, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, बताइए। अगर गैस है तो आपको समझ में आ गया मैम क्या होगा, एटीएम, क्योंकि हम गैस के लिए क्या यूज करते हैं, प्रेशर, एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर मैं समय के साथ बात करी तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमेशा क्या करती है, अभी भी आपको बताया था, डिक्रीज करती है। क्या करती है, आपकी रिएक्शन के साथ ये डिक्रीज कर जाती है। ठीक बात है मैम। ओके, अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करती है, सभी लोग को पता है, समय के साथ इंक्रीज करती है। ठीक है, आइए, रिएक्शन कितने टाइप से हो सकते हैं, मतलब कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन को शो कर सकते हैं, तो दो तरीके हैं। ठीक है, क्या है, दो तरीके। एक तरीका है क्या, आपका एवरेज ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और एक है इंस्टेंटेनियस। मतलब देखो, जब आप एक गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चला रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है, आप जा रहे हो एक हाईवे पे, चलो 20 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, 120 किलोमीटर पे चला रहे हो, हालांकि नहीं चलाना चाहिए, बट 120 किलोमीटर पर आवर आप जनरल स्पीड में स्पीड गाड़ी चला रहे हो। लेकिन यार एक बात बताओ, जब आप स्पीड गाड़ी चला रहे हो तो हो सकता है कि एक पॉइंट पे वो 121 हो सकता है एक पॉइंट पे वो 118 हो सकता है एक पॉइंट पे वो 115 भी हो सकता है एक पॉइंट पे वो 120 भी हो। तो मतलब हर पॉइंट पे स्पीड आपका कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो हो रहा होगा, राइट। लेकिन ऑन एवरेज आपकी स्पीड 120 है, ठीक है, क्योंकि एवरेज की बात कर रही हूं। तो सेम रिएक्शन की बात है, ओवरऑल जो रिएक्शन की का जो रेट है उसको मैं बोलूंगी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उस रिएक्शन का रेट क्या है, वो क्या है, इंस्टेंट, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उस रिएक्शन का रेट क्या है, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है। सो दो आपकी कैटेगरी हो जाएंगी, ठीक है, दो तरीके से होंगे। एग्जाम्पल खैर मैंने बता दिया आपको, बट स्टिल आप देख सकते हो। देखो एक बच्चा है, वो 20 मिनट लेता है गाड़ी से जाने के लिए, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो एवरेज क्या हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/20, दैट इज आधा किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है, दैट इज एवरेज। ठीक है, तो ये क्या है, एवरेज स्पीड, और ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल रेड लाइट आई 8वें मिनट पे, रुक गया ना, 8वें मिनट पे रेड लाइट आई, रुक गया वो, तो 8वें मिनट पे उसकी स्पीड क्या है, 8वें मिनट पे उसकी स्पीड क्या है, ये मैं उसकी इंस्टेंट की बात कर रही हूं, दैट इज योर, ये उस बच्चे की इंस्टेंटेनियस स्पीड, और वो रुक गया है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, 0, क्योंकि कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करा उसने, क्या हुई यहाँ पे, ये 0। सो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गई, 0, हालांकि आपकी एवरेज स्पीड क्या थी, 0.5 किलोमीटर पर आवर। तो इंस्टेंटेनियस रेट भी ऐसे ही आपके समय समय पे बदलेगा, लेकिन एवरेज रेट आपका कांस्टेंट रहेगा। एक रिएक्शन का एवरेज रेट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट आपका चेंज होता रहेगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई डिफरेंस बेसिक क्या है। तो अगर मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपका एक, मतलब मैं पर्टिकुलर एक इंटरवल लेके चलूंगी जिसको मैं देख सकती हूँ, ठीक है, जिसको मैं देख सकती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है, वो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है, तो R1 उसका इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, P1 उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है टाइम T1 पे, और R2 P2 उसकी कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल टाइम T2 पे, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, रिएक्टेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हो, तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो दैट इज R2 माइनस R1, R2 माइनस R, बस याद रखना एवरेज को मैं शो करती हूँ इस डेल्टा वाले सिंबल से, ठीक है, क्योंकि डेल्टा इज शोइंग यू कि एक ऐसा टाइम इंटरवल में लेके चल रही हूँ जिसको मैं देख सकती हूँ, जिसको मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, ठीक है। सो दैट इज माइनस R2 बाय
R1, ठीक है, दैट इज माइनस R2 बाय R1 अपॉन T2 बाय T1, ठीक है। नेगेटिव साइन आपको मैंने बता दिया, इट इज शोइंग यू दैट की योर कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं रेट ऑफ अपीयरेंस की, तो ये भी आपको पता है, बट याद रखना एवरेज को मैं किससे शो करूंगी, डेल्टा से, दैट इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, सो दैट इज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, दैट इज P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। सो पॉजिटिव रेट इज शोइंग कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है समय के साथ। देखो ग्राफ पे आओ, ग्राफ से बेटर समझ में आता है। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो घटेगा, क्या करेगा, घटेगा, यस और नो, ठीक है, क्या करेगा, अरे घटेगा या नहीं घटेगा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम कंसंट्रेशन थी इसकी टाइम 0 पे R0, ठीक है। अब समय के साथ क्या होगा, समय के साथ ये आपका फॉर एग्जाम्पल T1 टाइम पे कंसंट्रेशन हो गई R1, ठीक है, T1 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या हो गई R1। अभी T2 टाइम पे अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन और घटी, ठीक है, और घटी, तो कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। देखो यहां से शुरू हुआ था कंसंट्रेशन, थोड़ा और घटा, थोड़ा और घटा, कितने टाइम में घटा, T1 से T2 जाने में घटा। तो अगर मैं एवरेज रेट निकालूं तो मैं इस पॉइंट के लिए, इस टाइम पे मैं एक एवरेज रेट निकाल सकती हूँ, राइट, क्या मैं निकाल सकती हूँ। तो इस टाइम पे आपका एवरेज रेट क्या होगा, इस टाइम का एवरेज रेट हो जाएगा माइनस डेल्टा R बाई डेल्टी, दैट इज क्या हो जाएगा, इतना डेल्टा R कितना है, R2 माइनस R1, ये फाइनल टाइम है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो क्या हो जाएगा माइनस R2 बाय R1 अपॉन T2 माइनस T1, क्लियर है। तो ये तो पूरा रेट है, इस टाइम स्लॉट पे जो मैंने निकाला वो क्या है, एवरेज रेट। एवरेज रेट को शो करते हैं डेल्टा के सिंबल से, किससे शो करते हैं, डेल्टा के सिंबल से, ठीक है बात। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी ग्राफ को अगर मैं प्रोडक्ट के लिए बनाऊं तो प्रोडक्ट के लिए भी बनाया जा सकता है। प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा T1 टाइम पे, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन P1 है, T2 टाइम पे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और बढ़ी, कुछ बढ़ी, पहले इतनी थी, पहले तो थी नहीं, फिर T1 टाइम पे इतनी हुई, फिर T2 टाइम पे इतनी हुई, ठीक है, तो बढ़ती चली गई, ग्राफ ऐसा बना। तो मैं इस पीरियड के लिए निकाल सकती हूँ रेट, मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आ गया, तो यहां से रेट क्या लिखा जा सकता है, रेट लिखा जा सकता है क्या, डेल्टा P बाई डेल्टा T, इतने टाइम में आया, डेल्टा T क्या है, T2 माइनस T1, डेल्टा P क्या है, P2 माइनस P1, क्या हो गया, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, बस शो करना है डेल्टा से, किससे शो करना है, डेल्टा से, क्लियर है। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। आइए नेगेटिव, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देंगे। नेगेटिव सिंबल इन द रेट ऑफ रिएक्शन शोज व्हाट, एवरीवन क्या शो करता है, ऑलराइट, क्या शो करता है, दिस इज शोइंग कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज मैम डिक्रीजिंग, ऑब्वियसली ना, कंसंट्रेशन क्या हो रही है मैम, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की कहानी हो गई है, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की। अब एक और चीज, अभी तक मैंने आपको रिएक्शन जनरल बताया था, अगर मैं लिखना चाहूं तो अगर आपका A इज गेटिंग कन्वर्टेड टू B, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा T, माइनस का सिंबल रिएक्टेंट है, डेल्टा अपॉन डेल्टा T, क्योंकि एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। अगर मैं B की बात करूं तो B क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। आई थिंक ये सभी लोग को क्लियर है। दिस इज शोइंग कि रिएक्टेंट का रेट है, दिस इज शोइंग दिस इज अ प्रोडक्ट रेट। अभी तक इनके आगे कोई स्टीशियोमेट्री नहीं थी, ठीक है, राइट। तो एट एनी इंस्टेंट रेट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, तो रेट इज मेजर्ड, मतलब देखो ये बात याद रखना कि आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है, अलग अलग आप अगर लिख रहे हो, ठीक है, तो यू आर टॉकिंग दोनों ही केस में, या आपने रिएक्टेंट की टर्म में लिखा या आपने प्रोडक्ट की टर्म में लिखा, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट की टर्म में भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हो, बस यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा, यहाँ पे माइनस का सिंबल नहीं रहेगा, ठीक है, बात क्लियर है, राइट। अगर एक सेकेंड, चलिए अब मैं बात कर रही थी अगर स्टीशियोमेट्री आ जाती है, अगर मैं बात करूं कि एक स्टीशियोमेट्री मेरे पास आ गई है, तो स्टीशियोमेट्री फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B इज गिविंग M1C प्लस M2D, अभी तक स्टीशियोमेट्री नहीं थी, अगर स्टीशियोमेट्री आ गई तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपके पास क्या है, A इज अ रिएक्टेंट, और जो भी स्टीशियोमेट्री होती है वो कहां आती है, डिनोमिनेटर में आती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन N1 डेल्टा A बाय डेल्टा T, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस का सिंबल रहेगा। B वाले की स्टीशियोमेट्री में क्या है, N2, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय N2 डेल्टा B बाय डेल्टा T। अब प्रोडक्ट की बारी करेंगे तो क्या होगा, प्लस रहेगा, स्टीशियोमेट्री में क्या है 1 बाय M1 आ जाएगा नीचे, डेल्टा C बाय डेल्टा T, और ये क्या रहेगा
प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, अगला क्या है, 1/m2 d2 d बाय डेल्टा डी बाय डेल्टा टी। रिएक्टेंट के आगे माइनस, प्रोडक्ट के आगे प्लस, जो भी स्टीशियोमेट्री है डिनोमिनेटर में, इसकी वैल्यू बराबर, अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2 होगी, सारी वैल्यू सेम आएंगी और सभी को मैं क्या बोलूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन। आप कोई भी एक निकालो, आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो। तो आई थिंक आपको क्लियर है कि रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन आप लिख सकते हो। आप लोग को ध्यान रखना है कि आप रिएक्टेंट की टर्म में लिखो या प्रोडक्ट की टर्म में, बात एक ही है। अब जैसे इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो आप सिंपल है, अब यहाँ पे तो कोई स्टीशियोमेट्री है नहीं, तो माइनस डेल्टा PCl5 की कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टाइम, रिएक्टेंट PCl5 है, बराबर डेल्टा PCl3 की कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, बराबर डेल्टा Cl2 की कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। सिंपल, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आओ एक और रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अब ये है, ठीक है। अभी रिएक्टेंट माइनस Hg की कंसेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, अभी गैस है वो, Cl2 इज गैस, याद रखना जब गैस लोगे तो यहाँ पे आप Cl2 का प्रेशर लोगे, चेंज इन प्रेशर डालोगे, ठीक है, राइट, Cl2 का प्रेशर का चेंज, और डेल्टा HgCl2 बाय डेल्टा टी, ठीक है, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, अब ये स्टीशियोमेट्री के साथ है। अब देखो स्टीशियोमेट्री है तो 2 आ गया, तो इट इज -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा टी, क्योंकि आपका क्या है, स्टीशियोमेट्री आ गई है। उसके बाद प्रोडक्ट है तो 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी, ठीक है, प्रोडक्ट है तो प्लस, लास्ट आपके पास कुछ भी नहीं है तो इसके आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। बस क्या याद रखना, देखो अगर माइनस का सिंबल आ गया ना तो समझ जाओ कि रिएक्टेंट की बात कर रहा है, प्लस का सिंबल है प्रोडक्ट है, प्लस का सिंबल है प्रोडक्ट है, जो भी नीचे है वो इसके आगे लिखना है, जो भी नीचे है वो इसके आगे लिखना है, जो भी इसके नीचे है वो भी इसके आगे लिखना है। सिंपल बात है, क्लियर है, आई थिंक एवरीवन इज क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर द गिवन इक्वेशन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अभी लिखो दोबारा से, क्या होगा, माइनस डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी, माइनस 1/3 डेल्टा, 1/3 आएगा ना क्योंकि उसके आगे 3 है, तो इट इज, अरे इन्होंने 1/3 लगाया, माइनस 1/3 डेल्टा H2 बाई डी, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1/2। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो ये क्या है, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के, तो आंसर होगा नहीं। ये पूरा रेट ऑफ रिएक्शन है माइनस के सिंबल के साथ, दिस पूरा इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस पूरा इज रेट ऑफ रिएक्शन, दिस पूरा इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैम रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस क्या है, स्टीशियोमेट्री के बिना, अगर स्टीशियोमेट्री हटाओगे तो दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, स्टीशियोमेट्री हटा दो, दिस इज रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। यहां तो स्टीशियोमेट्री है ही नहीं, तो यही रेट ऑफ रिएक्शन है और यही रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2 है। तो अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपेरेंस देगा तो स्टीशियोमेट्री के बिना वैल्यू निकालनी है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन देगा तो स्टीशियोमेट्री के साथ वैल्यू निकालनी है। क्लियर है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने समझ लिया तो आपने चीजों को जान लिया, ठीक है। वहीं अगर मैं इंस्टेंटेनियस, ये तो मैंने बता ही दिया, इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, अगर वहीं हम बात करें किसकी, इंस्टेंटेनियस रेट की, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। जैसे कि मतलब स्पीड बढ़ती है ना, जैसे अभी 100 है, फिर 110, फिर 120, 80, अभी कितनी है, तब कितनी थी, कब कितनी थी, 1 मिनट पहले कितनी थी, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड है, उसको क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं लिमिट्स का इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है, लिमिट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैथ्स की थोड़ी बात कर ले, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट्स की बात कर रही हूँ तो इट इज चेंज इन कंसंट्रेशन मेजर्ड ओवर अ इनफाइनेटली स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, और बहुत छोटे टाइम स्पैन को हम कैसे शो करते हैं, इंटीग्रेशन के थ्रू, दैट इज डेल बाय डेल टी, दैट इज डी बाय डी टी से हम इसको शो करते हैं। इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो करते कैसे हैं, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन था तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस बहुत तो छोटे टाइम के लिए डी बाई डी टी PCl5, सब सेम रहेगा, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। एवरेज रेट को डेल बाय डेल टी से शो करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट को डी बाई डी टी से शो करते हैं।
एवरेज रेट एक पर्टिकुलर थोड़े से बड़े टाइम इंटरवल के लिए होता है, ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकलता है, तो इसलिए इसको डी बाई डी टी से शो करते हैं। सब कहानी सेम रहेगी, सब कहानी सेम रहेगी। माइनस है क्योंकि रिएक्टेंट है, प्लस है क्योंकि प्रोडक्ट है, लेकिन बस फर्क कितना है, डेल्टा इज शोइंग यू लार्जर चेंज, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। डी इज शोइंग यू वेरी स्मॉल चेंज, तो डी बाई डी टी हम इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फर्क है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है तो लाइक लगाओ जल्दी से एक बार सेशन में। और चैट सेक्शन में यार आप लोग ना देखो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने लिए, आप मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने साइड में जो भी बच्चे बैठे हैं उनके लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने दोस्तों के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, तो आप चैट सेक्शन में रिस्पॉन्सेज डालोगे अपने लिए कि आपको कितना आता है। और मैं हर बच्चे का चैट, हर बच्चे का मैसेज पढ़ती हूँ, हर बच्चे का कमेंट पढ़ती हूँ, तो आप जो भी लिखोगे वो मुझ तक पहुंच रहा है। तो आप बस ये समझो कि आपको मुझे बताना है और आपको खुद पढ़ना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे तक अपनी बात पहुंचाने की और खुद तक जो कंसेप्ट है वो सीखने की है। तो आप चैट सेक्शन में, आप मैसेजेस में, आप कमेंट में सब डालोगे, मैम मुझे समझ में आ गया, मैम मुझे बहुत अच्छा लगा, मैम मुझे यहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत आई, मैम प्लीज आप इसमें और क्वेश्चन ये वाला लेकर आना, जो भी आप बोलना चाहते हो कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, आई एम रीडिंग एवरीवन। ठीक है, अब जैसे ये है तो यहाँ पे -1/2 बाय डी बाई डी टी से शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं इंस्टेंटेनियस रेट लिख रही हूँ। ठीक है, तो 1/4 डी बाई NO2 और यहाँ पे कोई स्टीशियोमेट्री नहीं है तो DO2 बाय dt। ठीक है, ग्राफिकली अगर मैं शो करूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का ग्राफ, आपको पता है ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, अब मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालूं, अगर मैं पहले तो मैंने एवरेज रेट लिख दिया, एवरेज रेट इज कि इस टाइम इंटरवल के बीच में क्या रेट है। ठीक है, दैट इज योर एवरेज रेट। ठीक है, दिस इज योर एवरेज रेट। ठीक है, लेकिन यहां पर भी मैं एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो एवरेज रेट हो गया। ठीक है, एवरेज तो आप सभी लोगों को पता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे? इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, दो टाइम की जो इंटरवल है, जो भी आपके दो, उनको छोटा करते हो। चलो देखो, छोटा कर रहे हो, आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, उस पी पे अगर मुझे निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन आपने बहुत छोटे टाइम के इंटरवल्स कर दिए और आपने इसको और छोटा कर दिया, तो आपने डेल आर बाई डेल टी को भी डी आर बाई डी टी शो कर दिया कि आपने इसको बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकाला है। ठीक है, आपने इसको बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए निकाला है। तो यहाँ पे रेट आप स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होता है उससे भी शो कर सकते हो, और स्लोप का फॉर्मूला भी यही होता है कि y2/y1/x2/x1 सेम ही फॉर्मूला होता है जो हम रेट का लेके चलते हैं। तो ग्राफ से निकालना है तो आप वहां से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन सभी लोग। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन आपके सामने, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही एक्सप्रेशन देता है। देखिए आपके साथ, अब मैंने आपको बता दिया तो आई थिंक आप लोग गलती अब नहीं करनी चाहिए उस पर। ठीक है, 1/3 है। सबसे पहले तो N2H2 का माइनस में होगा, N2 का माइनस माइनस, इसने देखो प्लस लिख दिया तो ये ऑप्शन गलत है, इसने माइनस 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 माइनस। ठीक है, ये प्लस होगा, सबने प्लस दिया है। ठीक है, N2 के आगे कोई स्टीशियोमेट्री नहीं आएगी, किसी ने नहीं डाली है। H2 के आगे 3 है तो 1/3 आएगा, 1/3 है, इसने ऊपर 3 लिखा है तो ये ऑप्शन कट जाता है, 1/3 है। H2 NH3 के आगे 1/2 आएगा, 1/2 इसने दिया है, इसने 2 दिया, ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर है। एलिमिनेट द ऑप्शन एंड गिव द आंसर्स। ठीक है, क्या करोगे, एलिमिनेट करो और आंसर्स को दे दो, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात क्लियर है एवरीवन? यस, एक और क्वेश्चन। ठीक है, अगर ये रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे शो कर सकते हो, कैसे शो कर सकते हो? देखो फिर से देखना शुरू करो, x2 के आगे माइनस होगा, माइनस है माइनस है माइनस है माइनस है, y2 के आगे माइनस होगा, माइनस है माइनस है माइनस है, प्लस है, काट दो। xy2 के आगे प्लस होगा, माइनस है, काट दो, माइनस है, काट दो, कुछ देखना ही नहीं था, आंसर मिल जाता आपको ऐसे ही, ऑप्शन नंबर बी। बट आप चेक भी कर लो, x2 के आगे 1/2 है, तो मतलब कि डिनोमिनेटर में 1/2 लिखना है, और 1/1/2 क्या हो जाता है, 2, तो आंसर में ऊपर होगा 2, आंसर में क्या होगा, ऊपर होगा 2। ठीक है, ये तो सब 1/2 दे रखा है, 1/2 भाई जो भी आगे वो डिनोमिनेटर में डालना है, तो 1/1/2 होगा, तो आंसर क्या आएगा, 2। क्या आ जाएगा उसके आगे, 2, और बाकी में स्टीशियोमेट्री थी नहीं, तो आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फॉर द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज अगेन, अरे आंसर मिल गया। चलो देखो, अभी हो सकता है आपको पूरा ना लिख के दे, किसी एक टर्म की, किसी एक के रिस्पेक्ट में भी देना हो, तो किसी एक के रिस्पेक्ट में भी देना है तो आप सबका लिख लो। ठीक है, आप सबका लिख लो। फॉर एग्जाम्पल क्या है, -1/2 dN2O5/dt, क्या हो जाएगा, 1/4 dNO2/dt, DO2/dt। इनमें से देख लो कौन सा है,
अगर मैं बोलूं तो 1/4 ही दिख रहा है आपको, बाकी सब तो गलत दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इसका। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट को क्या बोलते हैं? आप सभी लोगों को पता है, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है, वेरियस फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। शुरुआत अगर हम करें तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फैक्टर्स कुछ इस टाइप से हो सकते हैं कि मैम रेट बढ़ेगा घटेगा किससे? सबसे इंपॉर्टेंट भाई रिएक्टेंट का नेचर क्या है, ठीक है, कैसा है वो, या फिर मैम डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है घट रही है, या फिर डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर, या फिर डिपेंड करेगा कैटलिस्ट के ऊपर। ठीक है, 4 फैक्टर्स रहेंगे। मेजरली 2 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन और दूसरा टेम्परेचर, बट बाकी 2 को भी हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, गला खराब हो जाता है बोल बोल के। एनीवेज चलिए, तो सबसे पहले फैक्टर अगर मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं तो जितने भी आपके आयनिक रिएक्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके आयनिक रिएक्टेंट्स होते हैं, एक सेकंड, हाँ जी बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे रिएक्शन के रेट की, और रिएक्शन का रेट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, जिसके लिए हमने बोला कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंडेंट रहेगा। और अगर मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहला जो है ना वो है हमारे रिएक्टेंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड्स भी 2 टाइप के बनते हैं, आयनिक और कोवलेंट। तो जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं ना वो ज्यादा इजी होता है ब्रेक करना, तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका उनका क्या होता है? फास्ट होता है। और अगर मैं कोवलेंट बॉन्ड की बात करूं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमें अलग से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तोड़ने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर मेरा एक रिएक्टेंट आयोनिक है तो रिएक्शन देखो फास्टर रहेगा। दोनों मेरे आयनिक कंपाउंड है, कीटायन आयन को जोड़ के बनेगा, तो रिएक्टेंट क्या है आपका? आयोनिक। लेकिन वहीं अगर मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में रिएक्शन आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी कि जो आयनिक रिएक्टेंट्स है वो फास्टर होंगे रिएक्शन के अंदर। दूसरा अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमने स्टार्टिंग में जो ग्राफ बनाया था उससे भी देखा था कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती है रेट ऑफ रिएक्शन वैसे वैसे कम होता जाता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहती है? जब आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था तो हम रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिएक्टेंट ए और बी है और जो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट सी और डी में, तो मैथमेटिकली मैं लिख सकती हूं कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। राइट, सो अगर वो दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये जो नंबर इसके आगे ए और बी है वो मैं इसकी स्टीशियोमेट्री में लिखती थी। राइट, ये जब मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था, जब मैंने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे मैं रेट को इस तरीके से शो करती थी। ठीक है, तो ये कौन बोलता है? ये लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है, जहां पे ए और बी आपकी स्टीशियोमेट्री है। ठीक है, लेकिन ये कौन बोल रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन आई हैव अनदर लॉ जो कि बताती है कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो ये जो है ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरेटिकली मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं तो मैं रेट एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली कैसे लिख सकती हूँ? रेट एक्सप्रेशन आपका क्या है? वो एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे बेस्ड है। और अगर मेरे पास ये सेम रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन में जब वो सिंबल हटेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो कांस्टेंट आएगा के, तो रेट इज इक्वल टू के ए इंटू बी रेज टू सम पावर अल्फा एंड बीटा। यहां पर वहां पे मैंने ए और बी सेम यूज करा था लॉ ऑफ मास एक्शन में, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में मैं अल्फा और बीटा इस्तेमाल करती हूं। तो याद रखना ये अल्फा और बीटा जो है ये वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती हैं। और ये अल्फा और बीटा आपका क्या देता है? ये अल्फा और बीटा आपको क्या देता है? अल्फा और बीटा आपको देता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर एक्स एंड वाई, और अल्फा और बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा क्या है आपके? अल्फा और बीटा का सम क्या है आपका? रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योरली थ्योरेटिकल कांसेप्ट। तो मैं बोलूं जैसे आपके पास रेट लॉ है, आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है, बोथ ए एंड बी। तो थ्योरेटिकल कौन सा है? सभी लोगों को पता है, दैट इज योर लॉ ऑफ मास एक्शन। ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन आपको क्या बताता है? रेट एक्सप्रेशन आपके रिएक्शन को किसकी टर्म्स में लिखता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, नन ऑफ दीस। तो आई थिंक एवरीवन नोस दैट इज गोइंग टू बी रिएक्टेंट की टर्म्स में। ठीक है, किसकी टर्म्स में लिखते हैं हम? रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट? बताइए कौन सा? रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन, बोथ या नन? अगेन लॉ ऑफ मास एक्शन वाज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, तो एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट क्या है आपका? रेट लॉ। ठीक है, क्या है? रेट लॉ।
ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन दो टाइप के हैं, रिएक्शन मेरे दो टाइप के हैं, एक है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन, देखो रिएक्शन को कैटेगराइज करते हैं कि वो कितने स्टेप में हो रहा है। ठीक है, कितने स्टेप में हो रहा है। अगर एक रिएक्शन आपका सिंगल स्टेप में हो, ठीक है, अगर रिएक्शन आपका एक सिंगल स्टेप में, एक स्टेप में हो जाए तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। और अगर रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एक बार देखते हैं, अगर मैं एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करूं तो एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है जो कि एक सिंगल स्टेप में होगा, दैट इज योर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, वहीं अगर एक रिएक्शन जैसे कि एग्जांपल में H2O2 का डिकम्पोजिशन, आपको पानी और O2 मिलता है, ये एक स्टेप में हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेप में हो रहा है तो रिएक्शन क्या है, एलिमेंट्री। हर रिएक्शन जो एक स्टेप में होगा वो क्या है, एलिमेंट्री। ठीक है, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि सिंगल स्टेप में नहीं हो पा रहा है, जो कि मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे ऐसे रिएक्शन को, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब ये मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो यहाँ पे एक स्टेप जो होगा ना वो बहुत स्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लोएस्ट स्टेप। जो एक रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है और वो एक स्टेप, देखो इवेंचुअली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। अलग अलग स्टेप में एलिमेंट्री रिएक्शन हो रहे हैं, कंबाइन करेंगे तो एक फुल रिएक्शन हो रहा है। तो जो स्लोएस्ट स्टेप है, जो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वो ही जो स्टेप है वो ओवरऑल रिएक्शन का आपको क्या बताता है, रेट बता देता है। ठीक है, क्लियर है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक रिएक्शन है और इसकी मैं मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल अब देखो, अच्छा एक चीज और, कब होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब ये मान के चलिए आपके पास अगर रिएक्टेंट 3 से ज्यादा हो जाए। देखो रिएक्शन कब होगा, जब आपके रिएक्टेंट्स आपस में टकराएंगे, ठीक है, और टकरा के प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये प्रॉपर तरीके से टकराने चाहिए तभी आपको प्रोडक्ट दे रहे होंगे। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि देखो जैसे जैसे रिएक्टेंट का नंबर बढ़ता जाएगा ना, वो प्रोबेबिलिटी कि वो सही तरीके से एक बार में टकराएंगे वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो अगर मेरे नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मेरा रिएक्शन एलिमेंट्री से हटके कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होता चला जा रहा है। ठीक है बात, यानी कि बात याद रखेंगे कि अगर आपके रिएक्शन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट 3 से ज्यादा होंगे तो वो रिएक्शन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। अभी यहाँ पे देखो आपके रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 और 2 4, तो दैट मींस ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये मल्टीपल स्टेप्स में रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल स्टेप 1 है NO2 ने H2 के साथ रिएक्ट करके एक इंटरमीडिएट बनाया N2 और H2O2, मतलब ये रिएक्शन में आपने 1 मोल H2 का यूज किया। ठीक है, 1 मोल यहाँ पे H2 का यूज किया। स्टेप 2 में H2O2 ने H2 के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनाया, पानी। तो H2O2 क्या है यहाँ पे, एक इंटरमीडिएट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ और ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। स्टेप 1 आपका स्लो स्टेप है, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट स्टेप के ऊपर। तो इस पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो क्या लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है और क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो इस रिएक्शन से ही मैं क्या लिखूंगी, रेट लॉ। रेट क्या कहलाएगा, रेट इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ N2। अब देखो एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। मॉलिक्यूलरिटी टर्म अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट इवेंचुअली मॉलिक्यूलरिटी इज योर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम होता है। देखो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, पहले मैं मॉलिक्यूलरिटी बता दी। मॉलिक्यूलरिटी क्या है, 2 + 1 3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 3। ठीक है, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट क्या हो जाएगा, इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, इस स्टेप से लिखूंगी, दैट इज रेट इज इक्वल्स टू NO, क्योंकि इसके आगे 2 है तो इसकी पावर में 2 है, H2 की पावर में 1 है तो इसकी पावर में 1 है। अभी इस केस में आपका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो चुका है। लेकिन अगर ये नॉर्मल ऐसा कोई रिएक्शन होगा तो आप डायरेक्टली देख के नहीं लिख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए आप ऐसा लिख सकते हो। क्लियर है, राइट। देखो फॉर एग्जांपल अगेन आपके पास ये रिएक्शन, अभी गैसियस फेज में उसने मेंशन कर दिया कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो पहले स्टेप में रिएक्शन हुआ NO2 ने NO2 के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाया, NO और NO3। ठीक है, फिर NO3 ने CO के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, आपका मेन प्रोडक्ट। 2 स्टेप में रिएक्शन है, स्लो और फास्ट। ठीक है, और दोनों को जोड़ के आपको मिल रहा है आपका ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रेट बराबर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस वाले के ऊपर। तो रेट क्या हो जाएगा, K NO2 की पावर में 1 और NO2 की पावर में 1। NO2 दोनों सेम ही है तो NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसकी पावर में। ठीक है, तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कहानी है। ठीक है, किसकी कहानी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। तो देखो एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है और उसमें मेरे पास एक स्पीशी बन रही है एक स्टेप में और अगले स्टेप में उसको मैंने यूज कर लिया, जैसे वहां पे H2O2 बना था एक स्टेप में और H2O2 को यूज करके मैंने फाइनल प्रोडक्ट बनाया। तो H2O2 क्या है, तो H2O2 एवरीवन क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट बना है। क्या बना है, एक आपका इंटरमीडिएट बना है। ठीक है,
ओके चलिए नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड इट, ये आप सभी लोगों को पता है, मैंने अभी बताया क्या बोला चाहता है उसको, RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। द स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड, रिएक्शन का जैसे मैंने बोला है फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, तो ये ओवरऑल क्या है उस रिएक्शन का मैकेनिज्म कि वो रिएक्शन कैसे हो रहा है, दैट इज योर रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, अभी मैंने बोला रेट लॉ में जो पावर है उसका जो सम है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और ये एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक रिएक्शन है XA प्लस YB इज गिविंग प्रोडक्ट, तो अगर मैं रेट लॉ लगाऊंगी तो रेट लॉ क्या कहेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर में समथिंग, B की पावर में समथिंग, और ये सिंपल हटेगा तो K कांस्टेंट यहां से आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे जो A और B का सम है ना, A प्लस B इज N, और ये N क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर, ये N क्या है, रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है। K यहाँ पे रेट कांस्टेंट है, या इसको वेलोसिटी कांस्टेंट, या इसको स्पीड कांस्टेंट, अलग अलग नामों से आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात याद रखना कि स्टीशियोमेट्री में जो A प्लस B है, मतलब यहाँ पे जो आपने A प्लस B रेट लॉ में डाला है और स्टीशियोमेट्री में आपने X प्लस Y डाला है, ये दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बराबर कब होंगे, जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, और बराबर कब नहीं होंगे, जब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा, ठीक है। बट आई थिंक एवरीवन इज क्लियर, जो स्टीशियोमेट्री में नंबर है वो नीचे नहीं आता, नीचे जो नंबर है वो ऑर्डर है, और ऑर्डर बेसिकली आपको क्या बताता है कि आपका रिएक्शन कंसंट्रेशन चेंज को लेके कितना सेंसिटिव है। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मैंने लिखा कि रेट इज इक्वल टू KH2O2, तो ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ, देखो एक सेकेंड, रिएक्शन का ऑर्डर क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा फर्स्ट ऑर्डर से मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर से मतलब क्या है कि देखो रेट बराबर मैंने लिख दिया कि क्या है, KH2O2, अगर मैंने इसकी कंसेंट्रेशन डबल किया तो रेट क्या हो गया, 2 अगर मैंने बाहर ले लिया KH2O2, ये क्या था आपका पुराना रेट, और अब आपका ये क्या है, नया रेट। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर आपने इसकी कंसेंट्रेशन को डबल किया तो आपका रेट भी डबल हुआ। किससे पता चला, इसकी पावर से। किससे पता चला, इस 1 से। तो ये 1 बेसिकली आपको क्या बता रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको क्या बता रहा है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो व्हाट डज अ रेट टेल, रेट इज टेलिंग यू हाउ सेंसिटिव योर रिएक्शन इज टुवर्ड्स योर कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन बदलने से रेट पर क्या असर होगा, ये कौन बताता है, रिएक्शन का ऑर्डर बताता है। कौन बताता है, रिएक्शन का ऑर्डर बता देता है, ठीक है। जैसे कि अगेन ये रिएक्शन आपके पास और इसका रेट मैंने अगेन फर्स्ट ऑर्डर लिखा, तो अगर आपने इसको डबल किया तो रेट भी डबल होगा, अगर आपने इसको ट्रिपल किया तो रेट भी ट्रिपल होगा। तो ये क्या क्यों है, क्योंकि इसकी पावर में 1 है। क्या है, इसकी पावर में 1 है, तो रिएक्शन क्या है आपका, फर्स्ट ऑर्डर। ओके है, आइए इसके बाद अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे एक और रिएक्शन है आपके सामने और इसका रेट है ये सेकंड ऑर्डर, ठीक है, इसकी पावर में 2 है, तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी तो ये क्या हो गया, K 2 का स्क्वायर 4 और HI की पावर 2, दैट इज 4 टाइम्स योर ओरिजिनल रेट। क्या पता चला कि अगर आपने इसका ऑर्डर 2 है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको डबल किया तो ये 4 गुना बढ़ेगा, आपने इसको ट्रिपल किया तो ये 9 गुना बढ़ेगा। तो कैसे पता चल रहा है, रिएक्शन के ऑर्डर से। कैसे पता चल रहा है, रिएक्शन के ऑर्डर से आपको ये बात पता चल रही है। क्लियर है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि क्या बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर आपको रेट लॉ लिख के दिए तो आप यहां से ऑर्डर निकाल सकते हो 1 1, तो 1 + 1 रिएक्शन का ऑर्डर 2, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों को, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, अभी यहाँ पे देखो पावर में 2 पावर में 1, 2 + 1 रिएक्शन का ऑर्डर 3, ठीक है, रिएक्शन का ऑर्डर 3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे ये दोनों चीज आप देख के नहीं लिख सकते हो, ये जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली निकलती है, आप देख के नहीं बता सकते हो, ठीक है। इसके हम अलग तरीके देखेंगे वैसे, बट ये एक्सपेरिमेंटली निकलती है। आपको अगर रेट लॉ दिया है तो आप वहां से ऑर्डर बता सकते हो कि ऑर्डर क्या है, मैम यहाँ पे 3/4, तो ऑर्डर क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। आपने अभी रिएक्शन में देखा कि कोई भी इंटीजर वैल्यू 1 2 3 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। अच्छा 0 हो सकता है, क्या रिएक्शन आपका 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे मैंने दिया, अब रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, दिस इज 1/2, तो ऑर्डर क्या होगा 1/2, दैट इज 3/2। क्या हो जाएगा, अगेन ये आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 3/2 यानी कि 1.5 या 3/2 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ रिएक्शन अब यहाँ पे आपका ये है, अगेन 3/2, ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। आइए फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, अब
दैट इज आपका NH3 का डिकम्पोजिशन। NH3 का डिकम्पोजिशन क्या होता है? एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, आपको याद नहीं करना है, ये मैं आपको केवल एग्जांपल दे रही हूं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में आप क्या लिखते हो? रेट ऑफ रिएक्शन का NH3 की कंसेंट्रेशन पे कोई असर नहीं होता। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन? मतलब कि मैम रेट बराबर क्या है? K NH3 की पावर 0। दैट मीन्स ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या हो गया? 0 हो गया। लेकिन किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। दैट इज रेट इज K। यानी कि मेरा मतलब ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कंसेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अब इसको आगे सीखेंगे, जीरो ऑर्डर को डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको समझ में आ रहा है ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका डीकंपोजिशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, राइट। सो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जितने भी कैटालिटिक रिएक्शन होता है जिसमें भी कैटलिस्ट का इस्तेमाल मैं कर रही हूं, सारे क्या हो जाते हैं आपके? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, स्पेशली आपका डिकम्पोजिशन। ठीक है, अच्छा एक और वर्ड बच्चों को दिक्कत आती है, नेगेटिव। तो रेट क्या नेगेटिव हो सकता है? मतलब ऑर्डर क्या आपका नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है? ठीक है, सो द आंसर इज यस, ऑर्डर आपका नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/O2। ठीक है, मतलब अगर -1 है तो इसको मैं 1/O2 लिख सकती हूँ। दैट मीन्स कि मैम अगर आपने O2 की कंसेंट्रेशन बढ़ाई ना तो रेट आपका डिक्रीज होगा, यही मतलब हुआ इसका, राइट। सो नेगेटिव ऑर्डर क्या बताता है? कि इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ाने से रेट डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आप लोगों का जो ऑर्डर है, ऑर्डर जो है वो क्या क्या हो सकता है? अगर मैं बोलूं, ऑर्डर आपका जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीग्रल वैल्यू कोई भी हो सकता है। नेगेटिव बहुत कम होता है बट हो सकता है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट दे नेगेटिव नहीं हो सकता, वो बात गलत है, बहुत रेयर केस है, बट स्टिल इट कुड बी पॉसिबल कि आपका ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो? जीरो हो। ठीक है, राइट। आइए, तो फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ऑर्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यूज ऑफ ऑर्डर? -1, 0, 3.2 या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा आंसर? क्या होगा? क्या होगा? सभी लोग भाई देखो, मैंने बोला नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट अगर मेरे पास KH2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बताओ क्या होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? आपको देख रहे हैं H2O2 की पावर में क्या है? 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। सिंपल। एक रिएक्शन का ऑर्डर 3 के बराबर है तो उसको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, अभी सिंपल ही दिख रहा है आपको, 3 है तो थर्ड ऑर्डर। ठीक है, चलिए एक कंसेप्ट मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ये मैं बता देती हूँ आपको। अभी मैंने आपको जिक्र करा था मॉलिक्युलरिटी क्या है। तो बेसिकली आपके रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स है वो जो नंबर है एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, आपको मैंने बोला था रिएक्शन तब होगा जब रिएक्टेंट्स टकराएंगे और आपका रिएक्शन में प्रोडक्ट देंगे। तो कितने रिएक्टेंट्स है वो आपको क्या बताती है? रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, क्या बताती है? रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 इज गिविंग 2NH3। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई कितने रिएक्टेंट्स है, ठीक है, कितने रिएक्टेंट्स है, ये तो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। तो कितने रिएक्टेंट्स है? 1 और 3, तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी? 4। ठीक है, रिएक्टेंट जोड़ दो, वो आपकी क्या हो जाएगी? रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे है फॉर एग्जांपल, तो ये रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल है तो इट इज 1, इसमें भी 1 है तो ये भी यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है तो बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यहाँ पे भी 1 और 1 2 है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यहाँ पे 2 + 1 3 है, दैट इज अ ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो जितने भी आपकी मॉलिक्युलरिटी है वो जोड़ सकते हैं। अब सवाल आएगा मॉलिक्युलरिटी क्या जीरो हो सकती है? तो एक रिएक्शन की अगर मॉलिक्युलरिटी बच्चों जीरो हो गई तो मतलब रिएक्टेंट ही नहीं है, और रिएक्टेंट ही नहीं है तो रिएक्शन होगा नहीं होगा। तो मॉलिक्युलरिटी जीरो हो सकती है? नो, मॉलिक्युलरिटी जीरो नहीं हो सकती है। अगला सवाल, मॉलिक्युलरिटी -1 -2 हो सकती है? अगेन आप खुद सोच के देखो, आप अगर मैं -1 मोल ऑफ ए ले रही हूं, क्या कोई ये मतलब रखता है? मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, ये क्योंकि एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट था। ठीक है, वो एक मतलब बताता है आपको, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल, आप देख के बताओगे कि कितनी मॉलिक्युलरिटी है। तो -1 -2 भी नहीं हो सकती है। ठीक है, कैन मॉलिक्युलरिटी भी है फ्रैक्शन? मैंने आधा मोल लिया, मतलब होता तो है आधा मोल, लेकिन वो मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक मोल को काट रही हूँ,
वो मैं केवल लिखते वक्त लिखती हूँ कि मैंने मोल आधा लिया, ताकि मेरी रिएक्शन जो है वो क्या हो, बैलेंस हो। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने H2 का मोल आधा काट के यूज करा है, मोल तो मैंने उसका एक ही लिया है, बट मैंने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वहां पे नंबर डाले। ठीक है, तो क्या ये मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन हो सकती है? तो नहीं। तो आपको सवाल आएगा कि मॉलिक्युलरिटी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो जीरो भी नहीं होगी, नेगेटिव भी नहीं होगी, फ्रैक्शन भी नहीं होगी, हालांकि ऑर्डर तीनों हो सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्योंकि एक थ्योरेटिकली ऑब्टेन्ड वैल्यू है, तो ये सब वैल्यूज अटेन नहीं कर सकती है। ठीक है भाई, क्लियर है? आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वैल्यू ऑफ मॉलिक्युलरिटी? सवाल है आपके सामने, -1, 0, हाफ और नन ऑफ दीज। तो आई थिंक एवरीवन नोज द आंसर वेरी क्लियरली कि आंसर क्या होगा मैम, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? नन ऑफ दीज। ठीक है, व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? NH4NO2 इज गिविंग N2 और N2 और H2। अगेन एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्युलरिटी 1। ठीक है, आइए, व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ट्राई मॉलिक्यूलर? अगर मेरे पास एक ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी? देखो नाम पे ही दिख रहा है आपको, ट्राई मॉलिक्यूलर, तो रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, क्लियर है? आइए, व्हाट इज द डिफरेंस? ये पेपर में आती है, ये पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का डिफरेंस। तो हम एक टेबल बनाते हैं और अलग अलग डिफरेंशिएशंस यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के लिए। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज बेसिकली द सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन। मतलब जो रेट लॉ में आप लिखते हो, कंसेंट्रेशन के ऊपर जो पावर है उसका जो सम है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। डेफिनेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ टर्म्स इन रेट ऑफ मास एक्शन। देखो मैंने आपको दो चीजें लिखवाई हैं। एक आपको मैंने लिखवाया रेट लॉ ऑफ मास एक्शन, तो वहां पे मैंने स्टीशियोमेट्री इस्तेमाल करी थी और स्टीशियोमेट्री का सम इज मॉलिक्युलरिटी। मैंने जो रेट लॉ लिखी थी वो वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल थी, तो वो वैल्यूज का सम आपका जो है पावर में वो है ऑर्डर। ठीक है, रेट लॉ की पावर, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन की पावर। ठीक है, दिस इज स्टीशियोमेट्री, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरा यही कि ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और आप इसको एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो निकाल ही सकते हो। ठीक है, वो तो नॉर्मल रेट लॉ से निकल जाएगा, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से निकाल सकते हो। मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और ये केवल एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए निकलती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी नहीं निकाली जा सकती क्योंकि वो मल्टीपल स्टेप में होता है, और ये थ्योरेटिकल अगेन वैल्यू है, तो आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते स्टेप्स में। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी नहीं निकालते। ठीक है, निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, ये जीरो हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, इंटीजर हो सकती है, और कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी केवल और केवल एक इंटीजर होता है, वो जीरो भी नहीं होगा, फ्रैक्शन भी नहीं होगा, वो केवल एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही आपकी मॉलिक्युलरिटी शो कर सकता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे ऑर्डर, और ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद ये आपको आइडिया देता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन डबल करने से रेट आपका क्या हो रहा है? डबल। अगर ऑर्डर आपका क्या है? फर्स्ट। अगर आपका ऑर्डर जीरो है तो आप कंसंट्रेशन में कोई भी असर करो, रेट पे कोई असर नहीं होगा। तो बेसिकली आपको क्या बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। कौन? ऑर्डर। मॉलिक्युलरिटी ऐसा कुछ नहीं बताती, मॉलिक्युलरिटी बस आप देख के बता देते हो कितने रिएक्शंस है। ठीक है, और कुछ नहीं बताती। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर आपका स्लो स्टेप देता है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप इज टेकन एज ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि उस केस में आपका वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन बन जाता है, और एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर उसकी मॉलिक्युलरिटी के बराबर होता है। ठीक है, आइए, इफ द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज 2 देन द रिएक्शन इज सेड टू बी। मॉलिक्युलरिटी 2 है तो रिएक्शन क्या होगा? सिंपल सी कहानी मैम, इट इज अ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, क्या है? बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट लॉ। रेट लॉ में जो पावर का सम है उसको क्या बोला जाता है? आई थिंक एवरीवन नोज दैट इज अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस विद मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3, अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर मेरी मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा हो गई तो वो रिएक्शन कन्वर्ट होता है किसमें? आपके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। 3 से कम तो एलिमेंट्री, 3 से ज्यादा तो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, डैश एंड डैश आर थ्योरेटिकल कंसेप्ट। बताइए थ्योरेटिकल कंसेप्ट कौन कौन से? तो थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, और उसी से निकलती है मॉलिक्युलरिटी। तो आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ मास एक्शन और मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं रेट कांस्टेंट की। तो रेट कांस्टेंट की कहानी की अगर मैं बात करूं तो रेट लॉ जब हम लिखते हैं, जब हम रेट लॉ लिखते हैं तो वहां पे मेरा कांस्टेंट आता है, दैट इज के, और इस के को ही क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ठीक है, के को ही क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं के को उधर लेके जाऊं तो के क्या हो जाएगा? रेट अपॉन दिस कंसेंट्रेशन। क्या हो जाएगा? रेट अपॉन द कंसेंट्रेशन। तो मैं के को क्या लिख सकती हूँ? के इज योर रेट अपॉन कंसेंट्रेशन। ठीक है, रेट अपॉन कंसेंट्रेशन। अगर मैंने इसको 1 ले लिया तो के क्या हो जाएगा आपका? रेट के बराबर। अगर कंसेंट्रेशन मेरी 1 है, कंसेंट्रेशन अगर मैंने 1 मोलर ली तो मैं क्या बोलूंगी? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसेंट्रेशन की यूनिट 1 है तो रेट बराबर होता है रेट कांस्टेंट के। आपको दिख रहा है?
अगर मेरे पास कंसंट्रेशन की यूनिट 1 है, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और यही डेफिनेशन होती है किसकी, रेट कांस्टेंट की। ठीक है, सवाल आता है इसकी यूनिट से लेके, तो अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट इज, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो रेट बराबर के ए की पावर 0, यानी कि रेट इज इक्वल टू के, और रेट की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इनवर्स, तो आंसर क्या होगा, के की यूनिट जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, इसको भी हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट दैट इज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, आइए अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1, तो के बराबर क्या हो जाएगा आपका, दैट इज रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स अपॉन टाइम इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ही है ये, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कट जाएगा तो के केवल आएगा 1 अपॉन सेकेंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। इसको भी अभी डिटेल में आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए अगर मैं एक जनरल रिएक्शन की बात करूं, हालांकि अगेन ये कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा है, पेपर में नहीं आएगा, बट एक कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन लू तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए की पावर एन। ठीक है, तो रेट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड, ये हो जाएगा के इनटू मोल लीटर इनवर्स की पावर एन। ठीक है, तो के की यूनिट क्या आएगी, अगर आप इसको नीचे लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर में से 1 माइनस एन, इसको लिख देती हूं मैं आप लोग के लिए, कहां थे हम, देखो मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू के मोल लीटर इनवर्स की पावर एन। तो के बराबर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स की पावर एन इंटू 1 बाय सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर, ऊपर 1 है नीचे एन है, तो 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स। इसको आप लिख सकते हो मोल 1 माइनस एन लीटर, लीटर में अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 में माइनस हो जाएगा, तो दैट इज n माइनस 1, n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो दैट इज गोइंग टू बी योर जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जनरल यूनिट अगर आप निकालना चाहते हो तो वो आपकी ये निकल कर आ जाएगी। देखो एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं n इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, n क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, आपके पास जब भी एमसीक्यू आएगा, क्योंकि और आपसे फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। ठीक है, तो क्या यूनिट होगी, तो यूनिट थर्ड ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, मैंने बोला कि लीटर की पावर में क्या आता है, n माइनस 1। ठीक है, तो आप सीधा लीटर की पावर देखना, अगर लीटर की पावर में 2 लिखा है, लीटर की पावर में 1 लिखा है, लीटर की पावर में 0 लिखा है, तो आपको क्या देखना है, 3 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 है तो क्या होगा 2। तो अगर 2 है तो वो आपकी क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी योर यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट। देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, जीरो ऑर्डर के लिए n माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट होता भी क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स माइनस 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी, n प्लस 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, सॉरी n माइनस 1 उल्टा लिख दिया, दैट इज क्या होगी n माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। तो 0 फर्स्ट ऑर्डर का होता भी क्या है, सेकेंड इनवर्स, दैट इज लीटर की पावर तो 0 हुई ना, तभी तो इसको 1 मान के चले हो, तो सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर है कि लीटर की पावर में जो भी नंबर है उसमें से 1 माइनस कर दो, रिएक्शन का क्या मिल जाएगा, ऑर्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, राइट। सो दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फोर्थ कॉन्स्ट उसके लिए भी निकाल सकते हो, अगर फोर्थ के लिए निकालना है तो देखो, अगर फोर्थ के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी जगह कम हो रही है, अगर फोर्थ के लिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो दैट इज मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 4, यानी कि 1 माइनस 4 आपको दिख जाएगा, क्या हो जाएगा -3। ठीक है, सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, मोल की पावर -3 लीटर की पावर -1 इंटू -3 3 और सेकेंड इनवर्स। और मैंने जो ट्रिक बताई थी 4 माइनस 1 क्या होगा 3, तो देखो लीटर की पावर में क्या है 3। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला रहेगा, लेकिन आप ट्रिक से इस क्वेश्चन को हमेशा कर पा रहे होगे। तो ये टेबल आपके सामने है जिसमें आपका जीरो ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है। जीरो ऑर्डर के लिए आपकी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स,
गैसियस फेस में तो भी सेकंड इनवर्स। हालांकि आपके पेपर में केवल ये दोनों आते हैं, ये नहीं आएगा, बट स्टिल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स जनरल फॉर्मूले से निकाल के। ठीक है, थर्ड ऑर्डर के लिए भी सिमिलरली लिख सकते हो, और nth ऑर्डर का आपके सामने ये रहा। देखो ट्रिक से अगर मैं बोलूं तो -1 दैट इज थर्ड ऑर्डर, 3 - 1 इज 2। ठीक है, सेकंड ऑर्डर 2 - 1 इज 1। ठीक है, और अगर मैं बोलूं ये तो 0 ही हो जाएगा, और ये लीटर इनवर्स, यहाँ पे प्लस में होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इन प्लस। ठीक है, राइट, सो दिस इज द फाइनल रेट कांस्टेंट की यूनिट। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन से आपकी कहानी को। सो वी विल बी स्टार्टिंग विद योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। लास्टली एक छोटा सा पॉइंट, रेट कांस्टेंट के बारे में आप क्या बोलोगे? देखो जितनी बड़ी रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, के जितना बड़ा है उतना ही रिएक्शन आपका फास्ट है, के जितना छोटा है उतना ही रिएक्शन आपका स्लो है। अब अलग अलग रिएक्शन की अलग अलग रेट कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले टेम्परेचर के ऊपर और कैटलिस्ट के ऊपर, और रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बदलने से रेट कांस्टेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल टेम्परेचर और कैटलिस्ट बदलने से ही आपके रेट कांस्टेंट पे असर पड़ेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एमसीक्यू में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो वी हैव एन एमसीक्यू, ये आपके पास है, जल्दी से आप बता दो। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है? राइट एवरीवन? ऑल राइट, सो देन व्हाट वी हैव टू स्टार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। हम शुरू करेंगे इसके बाद डायरेक्टली आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशंस, और इसमें हम शुरू करेंगे जीरो ऑर्डर की कहानी से, जो कि आपके पेपर में अगेन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तैयार है एवरीवन? ऑलराइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो कि मैंने आपको बोला फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कहानी। तो एक बार जल्दी से हम लोग डेरिवेशंस देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के साथ जो आप लोग के पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहानी शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन आना चाहिए आपको, हाफ लाइफ आनी चाहिए, ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, और रेट कांस्टेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, देखो A इज गिविंग B, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, और अगर एक ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट किसके बराबर होगा? रेट विल बी इक्वल्स टू -dA/dt। ठीक है, रिएक्टेंट की टर्म्स में, और क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर में क्या हो जाएगा? जीरो। ए की पावर में क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर ए की पावर में जीरो है दैट मींस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? -dA/dt इज इक्वल्स टू k। ठीक है, तो यानी कि रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊं, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे इस साइड लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? -k/dt। और अगर मैं दोनों को इंटीग्रेट कर दिया लिमिट्स लगा के, इनिशियल कंसंट्रेशन A0, फाइनल कंसंट्रेशन A, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? दैट इज A, लिमिट है A0 से A, और -k/t, लिमिट 0 से t। ठीक है, ये बेसिक मैथ्स है, आई थिंक इतना हमें क्लियर होगा। सो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट इज इक्वल्स टू -kt। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ? A इज इक्वल्स टू A0 -kt, एंड दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जहां पे A इज योर फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ठीक है, A0 is your initial concentration of reactant, ठीक है, K is your rate constant and T is your time। ठीक है, हो जाएगा टाइम। आई थिंक ये इक्वेशन हर बच्चे को यहाँ पे क्लियर होगी। यस और नो? क्लियर है तो जल्दी से एक बार सेशन को यहाँ पे आप लोग लाइक जरूर कर देंगे, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी अगर ये क्लियर हो गया है तो हम बढ़ते हैं आगे। इक्वेशन आ गई है तो मैम इसका ग्राफ कैसे बनाना है, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे पास A इज इक्वल्स टू A0 -kt है, ठीक है, तो अगर मैं इसको y इज इक्वल्स टू c प्लस mx स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ग्राफ से कंपेयर करूं तो y एक्सिस पे क्या आएगा? A, x एक्सिस पे क्या आएगा मेरे पास? टाइम। अब स्लोप क्या आ रहा है? देखो स्लोप क्या आ रहा है आपका यहाँ से? दैट इज -k। क्या आ रहा है? -k। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या आ रही है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाऊंगी तो ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ क्या हो जाएगा? अगर मैं y एक्सिस पे आपने क्या लिया? y एक्सिस पे आपने लिया A,
एक्स एक्सिस पे लिया टाइम, तो स्लोप है नेगेटिव, तो ग्राफ नेगेटिव बनेगा और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या देगा मेरे को, कंसंट्रेशन ऑफ, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आपसे ग्राफ पूछेगा जीरो ऑर्डर का, तो जीरो ऑर्डर का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर विद एवरीबॉडी, ठीक है। ग्राफ क्लियर है तो आइए आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, और वो है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। दैट इज हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ का मतलब देखो क्या होता है, हाफ लाइफ इज बेसिकली वो टाइम जब आपने जो रिएक्टेंट लिया है उसकी कंसंट्रेशन आधी हो गई, आपने उसके 100 मोल लिए तो 50 हो गए, 50 मोल लिए तो 25 हो गए, कितने टाइम में ये हुआ उसको क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। यानी कि हाफ लाइफ को मैं क्या लिखूंगी, हाफ लाइफ वो टाइम है जब आपका इनिशियल रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई है, आधी। तो ये मेरा फाइनल कंसंट्रेशन, मतलब मेरी फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन के आधे, ठीक है। तो अगर मेरे पास इक्वेशन है A इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, तो A की जगह मैं क्या लिखूंगी, ए नॉट अपॉन टू, ये फाइनल है, ये इनिशियल ही है, और K है, और T मेरा क्या है, T हाफ, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू इज इक्वल्स टू के टी हाफ। तो यहां से मेरे पास T हाफ निकल के क्या आ जाएगा, दैट इज A naught upon 2K. So this is the half life, this is the half life of your zero order reaction. और यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि half life of zero order reaction is directly proportional to your concentration of your initial concentration of your reactant. अगर आप initial concentration of reactant बढ़ाओगे तो zero order की half life भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। क्या हम लोग को ये सारी बातें क्लियर है? Yes or no in the chat section. अगर कोई आपसे ग्राफ पूछ ले, ठीक है, अगर कोई आपसे इसका भी ग्राफ पूछ ले, ठीक है, अगर इसका कोई ग्राफ पूछ ले तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स, सी तो है नहीं, यहाँ पे इंटरसेप्ट है नहीं, तो y एक्सिस पे टी हाफ लगाया आपने, x एक्सिस पे फॉर एग्जांपल आपने क्या लगाया, दैट इज ए नॉट, ठीक है। तो ग्राफ यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो जीरो ऑर्डर के बारे में पूछी जाएगी वो है क्या, रेट कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं रेट कांस्टेंट की यूनिट की बात करूं तो रेट क्या है मेरे पास, के ए की पावर 0, और अगर ए की पावर 0 है तो यानी कि कंसंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है। तो मैं क्या बोलती हूँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए माय रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू योर रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट की यूनिट क्या होती है, दैट इज कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, और ये हो गया सेकेंड, तो यूनिट क्या आ गई, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, दैट इज अ यूनिट ऑफ योर रेट कांस्टेंट। क्या हो गई, ये आपकी यूनिट हो गई किसकी, रेट कांस्टेंट की। क्लियर है हमें, एवरीवन क्लियर, यस और नो इन द चैट सेक्शन, सभी लोगों को क्लियर हो चुकी है बात, आई थिंक इट्स क्लियर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ योर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी हम जल्दी से एक बार फर्स्ट ऑर्डर की कहानी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको सीयूटी में केवल फॉर्मूले आएंगे, लेकिन अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको डेरिवेशंस भी आनी चाहिए। चलिए, तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रही हूँ, ठीक है, एंड इफ आई हैव ए इज गिविंग बी, एक रिएक्शन है और ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी, रिएक्टेंट की टर्म्स में, और रेट लॉ के हिसाब से के ए की पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, दैट इज ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, दैट इज डी ए, और मैं इस ए को नीचे लेके आ जाऊं तो नीचे आ गया, और मैं डी टी को उधर लेके जाऊं विद माइनस सिंबल, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अभी मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ए नॉट से ए, और ये आपका क्या हो गया, दैट इज के बाहर आ जाएगा, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो के तो बाहर आ जाएगा, तो 0 से t, ठीक है। 1/a का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आंसर क्या आता है, ln a नॉट से a माइनस के टी, और ये क्या हो जाएगा, ln a माइनस ln a नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हो, ln a माइनस बी इज ln a अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस के टी, और ln a इक्वल्स टू b होता है तो a क्या होता है, क्योंकि इसकी बेस में क्या होता है e, तो ये होता है एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस के टी, क्या हो जाता है, e की पावर माइनस के टी, और आप इसको क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस के टी, और ये इक्वेशन आप लिखते हैं आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। हालांकि इससे आप अपने क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इस फॉर्मूले को हमें रिनोवेट करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आपके सामने फॉर्मूला होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। चलिए अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग फॉर्मूलेज निकालते हैं। तो अगर मेरे पास a इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी है बच्चों, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगेन मुझे पता है, दैट इज ln a अपॉन ए नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी।
अब माइनस का सिंबल हटाना है तो मैं रेसिप्रोकल कर सकती हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ln a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt। ठीक है, अब क्योंकि ln के बेस में ही होता है और ln सॉल्व करना मुश्किल होता है तो आप इसको log की फॉर्म में लिख सकते हो, तो log क्या हो जाएगा, log a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। आप अक्सर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हालांकि इसको भी कर सकते हो बट आई वुड सजेस्ट कि ज्यादा सही फॉर्मूला जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो वो ये है, इससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, इसी फॉर्मूले को आप और भी तरीके से लिख सकते हो। आप इसको यहां से क्या लिख सकते हो, ln a नॉट माइनस ln a इज इक्वल्स टू kt। आप इसी फॉर्मूले को लिख सकते हो ln a नॉट इज इक्वल्स टू ln a प्लस kt। आप इसी फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हो ln a इज इक्वल्स टू ln a नॉट माइनस kt। लिख सकते हैं, बस इधर उधर वैल्यूज को चेंज करा और कुछ नहीं करा है। ठीक है, इसीलिए इसको भी लिख सकते हैं log a नॉट माइनस log a इज इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। इसी को लिख सकते हैं log a नॉट इज इक्वल्स टू log a माइनस kt अपॉन 2.303। और इसी को लिख सकते हैं log a इज इक्वल्स टू, मैं बोलूं तो log a नॉट एक सेकेंड, log a नॉट इज इक्वल्स टू log a माइनस kt, ठीक बात है, और log a इज इक्वल्स टू log a नॉट माइनस log a इज इक्वल्स टू log a नॉट माइनस kt एंड log a नॉट में प्लस होगा। ठीक है, दिस इज माइनस एंड दिस इज kt अपॉन 2.303। बस इधर उधर आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो ये सारे ही फॉर्मुलेज आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बोलूंगी कि आप ये वाला अगर फॉर्मुला याद रखते हो तो आप सारे फॉर्मुले लिख सकते हो और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होगे। ठीक है, अभी अगर आपसे ग्राफ पूछ ले, क्योंकि ग्राफ बहुत सारी बार पेपर में आता है, ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ की बात करनी है, ठीक है, आप इक्वेशन डाल लो यहाँ से, log a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। ठीक है, राइट, उसके बाद आप इक्वेशन डाल लो यहाँ पे, दैट इज log a नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि log a नॉट माइनस log a हो जाएगा, तो log a नॉट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका log a माइनस kt प्लस kt अपॉन 2.3। एक सेकेंड, हमारा ये प्लस है ना, तो log a नॉट प्लस में रहेगा और log a हो जाएगा मेरा माइनस में होगा। ठीक बात है, तो यहां से अगर मैं बोलूं तो log a नॉट गला खराब हो चुका है, log a नॉट माइनस log a इज इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303, log a नॉट हो जाएगा log a। ठीक है, और यहां से log ही कर दो सबको, a बराबर क्या हो जाएगा log a नॉट माइनस kt अपॉन 2.30। ठीक है, आप log की टर्म्स में लिखोगे तो आपके फॉर्मूले ये रहेंगे। ठीक है, और अगर आप इसको ln की टर्म्स में लिखोगे तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे, बस आपको log की जगह ln डालना है, log की जगह आपको ln डालना होगा और ये 2.303 को आप गायब कर दोगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका ln a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt, ln a नॉट, ln a और ln a नॉट। ठीक है, अब आपको ग्राफ बनाना सीखना है। ठीक है, y इक्वल्स टू c प्लस mx से सभी को कंपेयर कर दो। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे mx ही है, c तो है नहीं, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। ठीक है, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी केवल mx है, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आई कैन जस्ट प्लॉट द ग्राफ। अगर मैं ग्राफ लेके चलती हूँ, ठीक है, अब देखो आप बोलोगे मैम इतने सारे ग्राफ याद करने हैं क्या, मैं बोलूंगी आपको अगर एक फॉर्मूला याद है तो आपको याद करने की कुछ जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या है log a नॉट अपॉन a, x एक्सिस पे क्या है आपका यहाँ पे टाइम, तो यहाँ पे आपका स्लोप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ठीक है, y एक्सिस पे क्या है log a नॉट, x एक्सिस पे क्या है टाइम, स्लोप क्या है k अपॉन 2.303 और पॉजिटिव स्लोप है तो कुछ ऐसा, इंटरसेप्ट क्या है log a, यहाँ पे आइए log a, x एक्सिस पे टाइम, स्लोप क्या है माइनस, तो माइनस के साथ ग्राफ नीचे बनेगा और इंटरसेप्ट क्या है log a नॉट। बस कंपेयर करते चलिए, यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो इट इज ln a नॉट अपॉन a,
वर्सेस टाइम, स्लोप स्ट्रेट लाइन को क्योंकि सी है नहीं यहाँ पे, y इक्वल्स टू एल एन ए नॉट, ठीक है, और x एक्सिस पे टाइम, स्लोप पॉजिटिव है तो इक्वेशन ऐसी बनेगी, लेकिन यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, k, केवल k, ठीक है, और ये क्या देगा आपको एल एन ए, y एक्सिस पे एल एन ए, x एक्सिस पे टाइम, स्लोप की वैल्यू माइनस के, तो ग्राफ नीचे बनेगा और ये एल एन ए नॉट। अगर आप ऊपर के 3 ग्राफ और नीचे के 3 ग्राफ देखेंगे तो आपको सेम दिखेंगे, बस बदल एक चीज रही है, वो है स्लोप की वैल्यू। लॉग के साथ जब आप बात करोगे तो 2.303 को इंक्लूड करोगे, जब आप नेचुरल लॉग मतलब लॉग की जो बेस में अगर एक्सपोनेंट है तो आपको यहाँ पे 2.303 यूज नहीं करना है, अगर लॉग के बेस में 10 है तो आपको 2.303 को यूज करना होगा। सो दैट आर ऑल योर ग्राफ्स फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद इट, ठीक है। आइए, अगर ये भी क्लियर हो गया है तो आइए जल्दी से हम बात कर लेते हैं हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ की हम बात करते हैं तो हाफ लाइफ का कंसेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर मेरे पास log a नॉट अपॉन a इज इक्वल्स टू kt है अपॉन 2.303, तो हाफ लाइफ में क्या होता है, a कन्वर्ट हो जाता है a नॉट अपॉन 2 में, k t हाफ हो जाता है और ये 2.303 रहता है, a नॉट से a नॉट कटेगा, इट इज log 2 इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303। तो यहां से टी हाफ की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 2.303 इंटू लॉग 2 अपॉन के, और जब आप इसको सॉल्व करते हो आंसर आता है 0.693 अपॉन के। सो दैट इज द हाफ लाइफ जो आप याद करते आए हैं, दैट इज फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोलती है ये बात कि हाफ लाइफ of first order reaction is independent of initial concentration of reactant, independent of initial concentration of reactant, कहीं पर भी नहीं आएगा। अगर इसका कोई आपसे ग्राफ पूछ ले, ठीक है, अगर कोई आपसे इसका ग्राफ पूछ ले तो टी हाफ और ए नॉट का ग्राफ कैसा आएगा, आप टी हाफ बढ़ा रहे हो बट आपका ए नॉट पे कोई, हम इसको ऐसा करते हैं उल्टा बनाते हैं, ठीक है, दैट इज अगर मेरे को ग्राफ बनाने को बोले ए नॉट वर्सेस टी हाफ का, तो अगर आप टी हाफ बढ़ा भी रहे हो तो भी आपका जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, क्या आएगा आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका यहां से निकलकर आ जाएगा, कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, ठीक है। ए नॉट को बढ़ाओ तो भी टी हाफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, टी हाफ को बढ़ाओ तो भी ए नॉट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट रहेगा फर्स्ट ऑर्डर का, दैट इज योर रेट कांस्टेंट की यूनिट, ठीक है। तो अगर मैं रेट कांस्टेंट की बात करूं, रेट बराबर क्या है, k इंटू ए की पावर 1, रेट क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, दैट इज k इंटू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन कटा, k बराबर हुआ 1 बाय टाइम, तो 1 बाय टाइम हुआ तो 1 बाय सेकेंड हुआ, तो आप k की यूनिट क्या लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स, कोई भी आप रेट कांस्टेंट की यूनिट यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट। क्लियर है बात, सभी लोग को क्लियर है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाए हैं। उसके बाद हम लोगों का एक छोटा सा कंसेप्ट जो बच रहा है वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। सो लेट्स जस्ट डायरेक्टली टॉक अबाउट योर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चलिए, अगर मैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं तो स्यूडो से आपको समझ में आ रहा है क्या कि कुछ मैं नकली बात कर रही हूं, मतलब कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बट वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो जनरली हायर ऑर्डर के जो रिएक्शंस होते हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर होते नहीं है बट फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। कुछ कंडीशंस की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो होता है आपका, क्या होता है, एक स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मैंने शुगर का मॉलिक्यूल लिया एक, ठीक है, केन शुगर का मैंने लिया मॉलिक्यूल एक, मैं इसका अब क्या कर रही हूँ, इन्वर्जन, तो मैंने इसके ऊपर पानी डाला, पानी जब मैंने इसके ऊपर डाला तो मेरे पास मिला ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है क्या मिला, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। अब मैं इस रिएक्शन की अगर रेट की बात करूं तो इस रिएक्शन का जो रेट ऑब्जर्व किया जाता है वो केवल केन शुगर के ऊपर डिपेंडेंट है, पानी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो ये क्या बन जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बट ऐसा क्यों बना उसके लिए आपको थोड़ा सा और गौर से देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने फिर से एक एस्टर उठाया और मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ, पानी डाल रही हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर पानी डाला टाइम t0 पे, इसके 0.01 मोल थे और इसके 10 मोल थे, मतलब आपको क्या दिख रहा है, पानी मैंने एक्सेस में ले लिया, ठीक है। तो जब मैंने रिएक्शन को आगे बढ़ाया तो 10 में से अगर मैं बोलूं तो इसके तो 0 मोल 0.01 पूरे यूज हुए, 10 माइनस 0.01 किया तो इसके 9.9 अभी भी बच गए और यहाँ पे 0.01 मोल बन गए,
ठीक है। तो आपने रिएक्शन में क्या देखा, आपने रिएक्शन में ये देखा कि मैम रिएक्शन चल रहा है जब तक ये है मेरे पास, इसकी वजह से रिएक्शन पे कोई असर पड़ ही नहीं रहा, 10 मोल थे अभी भी 9.9 बचे हुए हैं, यानी कि ये क्योंकि मैंने एक्सेस में ले लिया तो इसका रिएक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा होगा। तो होना तो ये सेकेंड ऑर्डर चाहिए था, होना तो रेट को दोनों पे डिपेंडेंट चाहिए था, लेकिन अब रेट केवल इसके ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि जैसे ये खत्म हुआ मेरा रिएक्शन रुक गया, राइट। सो बिकॉज मैंने एक रिएक्टेंट को एक्सेस उस क्वांटिटी में ले लिया तो मेरा रिएक्शन जो कि सेकेंड ऑर्डर था पहले वो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। सो अगर मैं बोलूं तो जो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, देखो ऑब्वियसली वो ऑल्टर नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी, रेट मेरा केवल क्या है, एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट, और इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये उस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रिएक्शन के रेट को कौन कौन डिटरमाइन करता है। एक फैक्टर हम पढ़ चुके हैं, कंसेंट्रेशन, ऑलरेडी रेट लॉ में, ठीक है। उसके अलावा रिएक्टेंट का नेचर क्या है, टेम्परेचर वाला पार्ट हम पढ़ेंगे अब यहाँ पे, उसके अलावा लाइट और उसके अलावा कैटलिस्ट, ठीक है। तो कंसेंट्रेशन वाली बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्योंकि आपने देखा रेट लॉ भी ये बोलती है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रेट लॉ भी बोलती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से आपका रिएक्शन का रेट जो है वो डिपेंडेंट होगा। जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, उतना ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतना जल्दी आपका रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी बात करूं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की, जितना बड़ा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया होगा, ये हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर भी, जितना बड़ा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा टेंडेंसी होगी उस रिएक्शन के स्पीडन अप होने की या फिर उस रिएक्शन के फास्ट होने की, ठीक है। तो ये एक और अगेन एक बेसिक फैक्ट आप लोग के लिए रहेगा। अगला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की कहानी ही हम पढ़ेंगे। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, हालांकि ये कौन बोलते हैं, अर्हेनियस बोलते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन में भी इसको मैं पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से क्यों ऐसा होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल आप जब भी किसी मॉलिक्यूल को हीट करोगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो भी मॉलिक्यूल अगर आप उसको हीट करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि उस मॉलिक्यूल जो भी आपका सिस्टम है उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मूवमेंट बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उन मॉलिक्यूल्स के आपस में जो कोलिशंस है वो भी इंक्रीज होंगे, बहुत तेज तेज वो कोलाइड करेंगे, और जब कोलिशंस ज्यादा होंगे तो उनकी सक्सेसफुल होने की भी टेंडेंसी ज्यादा बढ़ेगी, और इस वजह से आप बोल सकते हो कि आप हर 10 डिग्री के टेम्परेचर बढ़ाने से रेट को डबल कर रहे होते हो। ये किसने ऑब्जर्व किया था, अर्हेनियस ने ही इसको ऑब्जर्व किया था। आपने फॉर एग्जांपल आपका रेट कांस्टेंट के है, 100 डिग्री टेम्परेचर पे आपने 110 करा 2K हो गया, आपने 120 किया 4K हो गया, आपने 130 किया 8K हो गया, मतलब वो डबल होता जाता है रेट टेम्परेचर को आपके 10 डिग्री के इंक्रीज के साथ, और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का, ठीक है। सो इसी को हम बोल देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगर आप देखोगे तो रेट कांस्टेंट आपका हर 10 डिग्री के बाद जो है प्लस जो आपका ओरिजिनल रेट कांस्टेंट है, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो जो वैल्यू मुझे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन का टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। आइए एक दो क्वेश्चन करिए और बताइए आंसर क्या होगा। एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द रिएक्शन गोस, एवरीवन नोस, जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, मेरा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर अफेक्ट्स रेट, बिकॉज टेम्परेचर क्यों रेट को अफेक्ट करता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका क्या बढ़ता चला जाएगा, मॉलिक्यूल के टकराने का चांस बढ़ेगा, और टकराने के चांस बढ़ने का रीजन क्या है, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हर 10 डिग्री के साथ इंक्रीज के साथ टेम्परेचर का जो रिएक्शन का जो रेट है वो कैसे बढ़ता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, चेंज नहीं होता है, कोई असर नहीं होता। अभी भी मैंने आपको बताया हर 10 डिग्री के इंक्रीज के साथ आपका जो रिएक्शन का रेट है वो क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। चलिए तो अर्हेनियस इक्वेशन को शुरू करते हैं, और अर्हेनियस इक्वेशन आपको बेसिकली बताती है कि टेम्परेचर का रिएक्शन के रेट पर क्या असर होता है। ये जो इक्वेशन जो ये रिलेशनशिप देती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अर्हेनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, अर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो अर्हेनियस इक्वेशन क्या बोलती है, बेसिकली आपके पास एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इक्वेशन दी। अर्हेनियस इक्वेशन बोलती है कि जो रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस EA बाय RT, जहां पे EA इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, R इज योर गैस कांस्टेंट एंड T इज योर टेम्परेचर। अभी समझेंगे इसको कैसे हमें यूज करना है,
ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने सारी चीजें गिवन है कि के आपका रेट कांस्टेंट है, ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी आपका टेम्परेचर है। ठीक है, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम किस में लेते हैं 8.314 क्योंकि हम जूल्स में एनर्जी को निकाल रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हम लेते हैं केल्विन में और ये आपका क्या है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, चलिए अभी एक बार ग्राफिकली इसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्राफिकली ग्राफ बनाना चाहूँ, अब मैं इसको आपको अलग से सॉल्व करवा देती हूँ। ठीक है, ताकि आप इसको बेटर समझ पाओ। देखो अर्हेनियस इक्वेशन कहती है क्या, k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस EA बाय RT। ठीक है, आप e को तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप दोनों का अगर नेचुरल लॉग लो और ln a इंटू बी क्या होता है ln a प्लस बी, ln a प्लस ln e की पावर e माइनस EA बाय RT। और आपको पता है जब ऐसा कुछ होता है तो क्या होता है ln a माइनस पावर वाली चीज नीचे आ जाती है और ln e इज 1, तो आपका इक्वेशन क्या आता है ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाय RT। सो दिस इज द इक्वेशन। अगर आप इसको log की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो log k होता है log a माइनस EA बाय 2.303। दिस इज अगेन योर अर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, दोनों ही इक्वेशन है, हालांकि इन्हीं को हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें दैट इज ln k वर्सेस 1/t log k वर्सेस 1/t, दोनों इक्वेशन का बना दे। ठीक है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इट इज y इज इक्वल टू c प्लस mx। ठीक है, तो y एक्सिस पे ln k, x एक्सिस पे 1/t, स्लोप क्या बचा माइनस EA, और स्लोप अगर नेगेटिव है तो ऐसी लाइन, स्लोप क्या बचा माइनस EA बाय 2.303, स्लोप अगर ऐसा है तो ये, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या देगी ln a, इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे क्या देगी log a, स्लोप क्या होगा माइनस EA, स्लोप क्या होगा माइनस EA बाय 2.303। तो अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की निकाल सकते हो। अगर आप ग्राफ प्लॉट कर दो log k वर्सेस 1/t का, तो उस रिएक्शन उस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, क्या देगा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू। कभी कभी एक फॉर्मूला और आपके पेपर में आ जाता है कि अगर आप लोगों ने मतलब दो तरीके हैं एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने के, पहला तरीका है ग्राफ से निकाल सकते हो और दूसरा तरीका है अगर आप इफ वी टेक a reaction at two temperature, दो टेम्परेचर पे अगर मैं एक रिएक्शन को लूं, फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर T1 है, एट T1 तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा K1, दैट इज log K1 इक्वल्स टू log A माइनस EA बाय R T1। देखो A इज अ कांस्टेंट, तो हर रिएक्शन के लिए वो स्पेसिफिक है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं दूसरे टेम्परेचर पे निकालूं तो मैं क्या बोलूंगी log K2 इज इक्वल्स टू log A माइनस EA बाय R T1। ठीक है, अगर ये मेरे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, अगर मैं इक्वेशन 2 में से ठीक है एक को माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा log K2 माइनस log K1 is equals to log A minus EA by RT1 minus of log A minus EA by RT। ठीक है, क्लियर है, RT2 होगा पहले, RT2 RT1। ठीक है, log A minus B is log A upon B, तो this is log A minus EA by RT2 माइनस लॉग ए और माइनस माइनस प्लस तो EA बाय RT1। क्लियर है, राइट। तो यहां से ये कट जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया है दैट इज प्लस में पहले क्या है EA बाय RT1 माइनस EA बाय RT2। ठीक है, यहाँ पे 2.303 और डाल दो क्योंकि मैंने वो मिस कर दिया है, तो अब इसको डाल दो, सब जगह वो 2.303 आएगा। तो log K2 अपॉन K1 क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, अगर आपने EA बाय 2.303 R कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2। सो दिस इज द इक्वेशन। और इस इक्वेशन से देखो अगर आप लोगों को अगर आपको दो टेम्परेचर पे रिएक्शन दिया है, ठीक है, आपको दो टेम्परेचर पे, तो आपको K2 पता है, K1 पता है, T1 पता है, T2 पता है, R की वैल्यू 8.314 है, तो यहाँ से आप EA
निकाल सकते हो जूल के अंदर। ये किस में आएगा? जूल्स के अंदर आएगा। ठीक है, राइट, क्लियर है यहाँ तक बात? और अगर यहाँ तक हमें ये बात क्लियर है तो याद रखना ये रिएक्शन लगेगा जब आपका टेम्परेचर 1 ग्रेटर देन है टेम्परेचर 2 के। ठीक है, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो T1 है वो लो आपका ग्रेटर वाला टेम्परेचर है, T2 आपका लोअर वाला टेम्परेचर है, उसी हिसाब से आप K1 और K2 को भी रिस्पेक्टिवली प्लेस कर दोगे फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे कि आपको एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है मैम ग्राफ बना दो, ग्राफ के स्लोप से निकाल दो, और दूसरा तरीका है मैम एक रिएक्शन को दो अलग अलग टेम्परेचर पे ले लो, फिर ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे। क्योंकि आपने फॉर एग्जाम्पल एक उसने बोला कि 100 डिग्री पे रेट कांस्टेंट K है और 110 डिग्री पे रेट कांस्टेंट डबल हो गया, तो डबल हो गया तो आप इसको 2K लिख सकते हो। तो आप इसको बोल सकते हो कि मैम ये K1 है और ये आपका K2 है, तो आप K1 बाय K2 रखोगे तो आपको डायरेक्टली K से K कट जाएगा और 2 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों टेम्परेचर आपको दे रखे हैं, R की वैल्यू आपको पता है, और यहाँ से आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लोगे। क्लियर है? आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद इट। तो ये आपकी एक इक्वेशन और निकलकर यहाँ से आ जाती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसके बाद अगर मेरा ग्राफ कंप्लीट होता है तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आएगी, दैट इज, आइए, अगर मेरे पास यहां से ग्राफ कंप्लीट होता है तो यहां से बात आएगी, ये आपने मैम एक मेंशन करी थी चीज, और वो ये क्या है? ठीक है, तो वो ये बेसिकली आपकी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। देखो फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है, H2 + I2 इज गिविंग 2HI, तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस इस इक्वेशन, इस रिएक्शन को करने के लिए मुझे एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। आइए एक्टिवेशन एनर्जी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, रिएक्शन मेरा इधर चल रहा है और ये एनर्जी है। ठीक है, तो ये मेरे पास रिएक्टेंट है, ये मेरे पास प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में आने के लिए मुझे एक बीच में एक सर्टेन स्पीशी बनती है जिसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट, और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो यहां से यहां जाने के लिए जो एनर्जी लगी है उसको क्या बोलते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हो आप? एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं दिस इज योर डेल्टा एच। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं? डेल्टा एच। दिस इज योर एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अगर ये नेगेटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। दिस इज द इंटरमीडिएट। ठीक है, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक चीज बनती है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, और रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनाने की जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, बात क्लियर है? आइए, अभी यहां पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आई तो यहाँ पे एक फैक्टर है, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट एक वो सब्सटेंस है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा लेकिन खुद से कभी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। कैसे बढ़ाएगा? दो तरीके हैं रिएक्शन को बढ़ाने के। सबसे पहले वो रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट शॉर्टकट देगा, एक ऑल्टरनेट पाथवे देगा जिसमें एनर्जी जो पहले लग रही थी उससे मुझे कम लगेगी, और जब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा। ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, वही रिएक्शन है, मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, और मेरे को पहले इतनी एनर्जी लग रही थी, दैट इज मेरे को पहले कितनी एनर्जी लग रही थी? अगर मैं बोलूं, आपको दिख रहा है, पहले मुझे इतनी एनर्जी लग रही थी रिएक्शन को करने में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मैंने कैटलिस्ट डाला रिएक्शन में, कैटलिस्ट ने क्या किया? एक शॉर्टकट दिया। क्या दिया? एक शॉर्टकट दिया। तो पहले जो मुझे एनर्जी लग रही थी उसके कंपैरिजन में अब मेरी जो एनर्जी क्या हो गई है? वो आपकी कम। पहले इतनी लग रही थी, ठीक है, पहले ही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी बिना कैटलिस्ट के, लेकिन अब क्या हो गया? अगर मैं बोलूं तो अब ये क्योंकि छोटा हो गया तो अब एनर्जी कितनी है? अब ये छोटी वाली। ठीक है, सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं, देखो, तो ये जो थी ये वाली जो एनर्जी थी, ये वाली जो एनर्जी थी ये पहले थी, ये वाली एनर्जी अब थी, तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई? डिक्रीज हुई। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई तो रिएक्शन का रेट क्या हुआ? फास्ट। कैसे किया इसने? आपको एक ऑल्टरनेट क्या दिया? इसने एक ऑल्टरनेट पाथवे दिया। ठीक है, ऑल्टरनेट पाथवे से ये काम इसने किया। क्लियर है? तो कैटलिस्ट क्या करेगा? कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? एक ऑल्टरनेट पाथवे देगा। ऑल्टरनेट पाथवे से क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आइए, तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्या करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथवे फॉर अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी? सो आई थिंक द आंसर इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, दैट इज योर कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट वो काम करता है।
This brings us to the last part of this chapter, that is your कोलिजन थ्योरी। कुछ कुछ तो टकराया जा रहा है तभी कलर बदला जा रहा है ना। देखो कुछ कुछ तो ऐसा बदलाव हो रहे हैं तभी आपका पीछे पीछे कलर चीजों में बदल रहा है, तभी कुछ ना कुछ मेरा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट कोलिजन थ्योरी। अगर मैं कोलिजन थ्योरी की बात करूं तो कोलिजन थ्योरी एक रिएक्शन को होने में क्या जरूरी है वो बताता है कोलिजन थ्योरी। एक रिएक्शन कब होगा? तो एक रिएक्शन तब होगा जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, जब तक वो टकराएंगे नहीं तब तक वो रिएक्शन होगा नहीं। अब वो टकराएंगे तो टकराने के लिए उनके पास एक बेसिक एनर्जी होनी चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी होगी तभी तो टकराएंगे। ठीक है, तो उनके पास एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। कोलिजन थ्योरी फिर क्या बोलती है? तो कोलिजन थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो कोलिजन थ्योरी किन्होंने डेवलप करी थी? दो साइंटिस्ट थे हमारे, मैक्स ट्रॉन्स और विलियम लुइस। ठीक है, ये हमारे दो महान साइंटिस्ट थे। ठीक है, सो कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या बोलती है? कोलिजन थ्योरी इज बेस्ड ऑन योर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आप क्लास 11 में पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बेसिक थोड़ी सी बातें याद रख लेना। कोलिजन थ्योरी में हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो हार्ड स्फेयर्स हैं, मतलब वो सभी मॉलिक्यूल्स स्फेयर्स हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, रिएक्शन तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स टकराएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगी, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी तो आपको पता है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, मतलब अब नंबर ऑफ कोलिजन्स भी आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से आपका रेट जो है ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा और अप्रोक्सीमेटली आपको अगर मैं वैल्यू बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 3% तक आपका रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट सिंपली ड्यू टू द इंक्रीज इन कोलिजन फ्रीक्वेंसी बट इट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, राइट। सो अगर मैं कोलिजन थ्योरी की बात करूं तो कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है? रेट डिपेंड करता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जितनी जल्दी फ्रीक्वेंसी होगी कोलिजन की उतना ज्यादा रेट होगा। ठीक है, अब टकराने की फ्रीक्वेंसी तो चलो बढ़ गई, लेकिन अब उन टकराए हुए कोलिजन्स में से कितने कोलिजन ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं? बहुत सारे कोलिजन्स हो रहे हैं लेकिन उनमें से कुछ ही हैं जो प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं, और जो कुछ ही प्रोडक्ट को बना पा रहे होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिव कोलिजन्स। उनको क्या बोल देते हैं हम? इफेक्टिव कोलिजन्स। सो व्हाट इज एन इफेक्टिव कोलिजन? पहली बात तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की आप डेफिनेशन देख लो। इट इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट takes place per unit second per unit volume of the reaction mixture। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में हर एक सेकंड में कितने टकराव हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स के, उसको क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करूं तो Z की वैल्यू 10⁻25 से 10⁻28 तक भी पहुंच जाती है। आपको इसीलिए बोला जाता है कि बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्युलरिटी भी कम है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स भी यहाँ पे आपकी बढ़ जाती है। तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे आपका दिखता है फॉर योर कोलिजन्स। ठीक है, अभी यहां पर जितने भी कोलिजन्स हो रहे हैं मैंने आपको बोला इफेक्टिव तो नहीं है। अब इफेक्टिव कोलिजन्स क्या है? हर कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। अगर हर कोलिजन इफेक्टिव होगा तो रिएक्शन तो इतनी जल्दी हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो हर कोलिजन आपका क्या होता है? इफेक्टिव नहीं होता है। इवेंचुअली कम ही आपके कोलिजन्स होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं। और व्हाट आर द कंडीशन फॉर इफेक्टिव कोलिजन? तो इफेक्टिव कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्या है? दो बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहली अगर मैं बोलूं तो इफेक्टिव कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो पहली आपकी क्या होगी? इट इज उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज उनके पास एक बेसिक थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए। अगर एनर्जी उनकी कम है तो टकराएंगे ही नहीं ना। तो बेसिकली हर कोलिजन के पास एक मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए एक इफेक्टिव कोलिजन बनने के लिए, राइट। सो दस द एनर्जी ऑफ कोलिजन डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड पोसेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी to give you products and this minimum amount of energy is called your threshold energy। तो कोई अगर आपसे पूछे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी मैम वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है एक रिएक्शन में एक कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बनाने के लिए। क्लियर है बात? ठीक है, राइट। अब टकराएंगे तभी जब इनके पास एक मिनिमम एनर्जी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। यू शुड हैव दिस मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी ताकि आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन का होना। पहली कंडीशन थ्रेशोल्ड एनर्जी है और दूसरी और आखिरी कंडीशन है ओरिएंटेशन। मतलब कि आप उनको टकरा तो रहे हो बट उनकी सही दिशा होनी बहुत जरूरी है, तभी वो टकराव से प्रोडक्ट आपका बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रिएक्टेंट है, ठीक है, दैट इज AB एंड A2B। ठीक है, AB एंड A2B। अब यहाँ पे देखो आपका B A से इंटरैक्ट कर रहा है, आपका B A से इंटरैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो कोलिजन हो रहा है वो एक इफेक्टिव कोलिजन
हो सकता है और आपको यहाँ से प्रोडक्ट यहाँ पे आपके ए बी और ए, अब मुझे बताओ कि आपको यहाँ पे सेम चीज मिल गई है या नहीं मिली है, ठीक है, इन इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि यहाँ पे आपको सेम, सब लोग एक दूसरे से टकरा नहीं पाए ना, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मैं अब यहाँ पे देखो किस तरीके से मैं टकराव कर रही हूँ, अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे टकराव की बात करूं, आपको दिख रहा है, राइट, अभी देखना, तो यहाँ पे आपका बी से ए टकरा रहा है और ए से बी टकरा रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो आपको ए बी ए और ए अलग मिल चुका है और ये आपका क्या हो गया, एक इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि आपकी ओरिएंटेशन सही थी, पहले आपके जो मॉलिक्यूल से सही तरीके से एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्लियर है, राइट। एक और एग्जांपल लो, देखो फॉर एग्जांपल CH3Br ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और OH नेगेटिव, जब मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि CH3Br है, Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव से जब नेगेटिव टकराएगा तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो ये कोई प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अगर मैं प्रॉपर ओरिएंटेशन की बात करूं, जब कार्बन से Br का इंटरेक्शन होगा, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, Br के ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का इंटरेक्शन होगा तभी एक रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा, सो दिस इज गोइंग टू बी योर इफेक्टिव कोलिजन, और ये आपका रिएक्शन भी क्या होता है, दैट इज योर SN2 मैकेनिज्म का जो आपका रिएक्शन होता है हेलोएल्केन हेलोएरीन में, उसका ये एग्जांपल है। तो आपने देखा कि एक रिएक्शन को इफेक्टिव होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दो चीजें, पहला एनर्जी और दूसरा उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, फॉर एग्जांपल B+AC और आपके ये प्रोडक्ट है, तो अगर आपको इन दोनों को टकराना है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, वही मैंने बोला, और यहां से यहां बनाने के लिए जो एनर्जी लगी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, या उसी को हम बोल देते हैं आपका क्या, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है भाई, क्लियर है। जितना ज्यादा ये टकराएंगे उतना बेहतरीन आपका रिएक्शन होगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसी को क्या बोलते हैं, उसका ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है भाई। सो दैट इज इट। अगर मैं फाइनल रिएक्शन आपको दिखाऊं तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और यहां से ऊपर जब ये जा रहा है तो बीच में बन रही है आपकी क्या, ट्रांजिशन स्टेट, जो मैंने आपको बताया, और यहां तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। सो इफेक्टिव कोलिजन के लिए अगर मैं बोलूं तो कोलिजन के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, और अगर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो द फॉर्मूला इज PZE की पावर -EA/RT, जहां पे P मेरे पास क्या है, आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर, ठीक है, और इसी को मैं कन्वर्ट करके लिखती हूँ आपकी अरेनियस इक्वेशन की फॉर्म में जो आप यूज करते हैं। तो आपको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, बट ये इक्वेशन आई कहां से, ऊपर वाली इक्वेशन से, ठीक है, बट यू हैव टू रिमेंबर द डाउन इक्वेशन ओनली, ठीक है, नीचे वाली इक्वेशन ही आपको याद रखनी है, ठीक है, राइट। So that is it. Last questions आपके सामने, which of the following factor affect the rate of reaction? So the answer is collision frequency, effective collision, both या none. तो आपको पता है collision frequency भी और effective collision भी, तो आंसर होगा both A and B. A short summary for all of you for the chapter. चलिए अगर मैं summary की बात करूं, जल्दी से एक बार नजर मारेंगे, factors affecting the rate of reaction क्या क्या है। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, रिएक्टेंट का नेचर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसके बाद आपका रिएक्शन में कैटलिस्ट है, और उसके बाद जो आपका रिएक्शन है उसमें किस तरीके की लाइट प्रेजेंट है, और लास्टली आपका सरफेस एरिया, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंशिएशन पेपर में आता है, तो मॉलिक्यूलरिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड ऑर्डर इज योर सम ऑफ पावर इन द रेट लॉ फॉर द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा एक होल नंबर रहेगा, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ऑर्डर आपका एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, ऑर्डर की कोई वैल्यू आपकी ऐसे नहीं है, ठीक है। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 से ज्यादा है, बट वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं ड्यू टू सर्टेन कंडीशन, दैट इज कि एक रिएक्टेंट को आपने एक्सेस कंडीशन में ले लिया, ठीक है। जल्दी से रिवाइज कर रहे हैं बेटा, आप लोगों को रिवाइज करना भी ऐसे ही आपको रिवाइज करना है, लास्ट में आपके पास चैप्टर के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ठीक है। तो रेट आपका क्या बन जाता है, बी की पावर, बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाता है। तीनों जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पेपर में नहीं आता है, तो सेकंड ऑर्डर तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के पास आपके पास इक्वेशन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट की यूनिट और हाफ लाइफ, ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। सो दैट इज इट, द एंड ऑफ दिस चैप्टर। फाइनली हम लोग अंत तक पहुंच चुके हैं, और 2-3 बातें हैं, देखो ध्यान रखना, हम लोग वन शॉट्स कर रहे हैं, बट वन शॉट्स इज फॉर योर रिवीजन पर्सपेक्टिव। आप लोगों को ये चैप्टर, मतलब अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा भी ये चैप्टर पढ़ रखा है और उसने वन शॉट देख लिया तो उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है, उनका रिवीजन बहुत परफेक्ट हो जाता है, और यहाँ से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप चाहते हो कि यार मैम हम पूरा आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, और देखो पूरा पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये एक एसेंशियल फैक्टर, आप वन शॉट को स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने पूरी भी पढ़ाई करी है तब भी वन शॉट देखना होता है, क्योंकि वन शॉट से रिवीजन होता है, लेकिन पूरा पढ़ना आप भी स्किप नहीं कर सकते, मतलब दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो आई थिंक आपका जो सबसे ज्यादा अभी हमारा सक्सेसफुल बैच इस वक्त चल रहा है वो है श्रेष्ठा बैच। तो अगर आप लोगों ने इस बैच में इनरोल नहीं करा है तो आप इनरोल कर सकते हो। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के लिए बैच अवेलेबल है। लेकिन साइंस की अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली आई थिंक इट्स वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं और आई थिंक दे आर एंजॉयिंग द सब्जेक्ट अ लॉट, और तैयारी भी उनकी अच्छी हो रही है। तो अगर आप श्योर हो अपनी 12th के लिए और सीयूटी के लिए तो आई थिंक यू शुड एनरोल इन द बैच। और जब बैच में एनरोल करोगे तो Y513 इज द कोड जो आप इस्तेमाल कर लेना, आपको इससे जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और कैसे एनरोल करना है एक बार मैं बस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल आप अड्डा 247 अपने ब्राउजर पे सर्च कर लेना। जैसे ही आप सर्च करोगे आपकी फर्स्ट वेबसाइट अड्डा 247 की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे जाइएगा, और जैसे ही आप ऑल कोर्सेज के पे जाओगे तो अंडर ग्रेड एंट्रेंस में सीयूटी सेक्शन में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों है आपके पास। तो आप साइंस में फॉर एग्जाम्पल जा रहे हो तो साइंस का फर्स्ट बैच है श्रेष्ठा बैच, ठीक है। इस बैच में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। पूरा लाइव क्लासेस है, साथ में उन सभी सब्जेक्ट की हार्ड कॉपी बुक्स हैं जिनमें क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, कंसेप्ट्स हैं, शॉर्ट नोट्स है, एवरीथिंग है। इसके अलावा इसी बैच में आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहने वाली है। सो आई थिंक ओवरऑल सोल्यूशन है आपका पूरा सीयूटी और क्लास 12th का। जब इस बैच में आप एनरोल करोगे, बाय नाउ पे जाओगे, आपको एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो Y513 आप जैसे ही कोड अप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग द डिस्काउंट, और ये रहेगा बैच। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि ये बैच आपका पूरे 1 साल का है, ठीक है। मतलब मान के चलो कि इट्स अ ईयर लॉन्ग बैच, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा, और एक और बैच भी यहाँ पे ऐड करा जाएगा, वो आपको बाद में पता चलेगा, जिसमें आपको एक बैच और इस बैच में फ्री मिलने वाला है। आप लोग कोड इस्तेमाल करेंगे Y513 डिस्काउंट के लिए। 7 सब्जेक्ट हैं इसमें, उनकी 7 किताबें हैं, उसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज है और सारी क्लासेस लाइव हैं। अगर आपकी लाइव मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। इट इज अ बायलिंगुअल बैच, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज इट। अपार्ट फ्रॉम इट कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। अगर वन शॉट पसंद आया तो येलो हार्ट्स कमेंट सेक्शन में जरूर डाल के जाइएगा, और नेक्स्ट वन शॉट में मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। गुड लक।